नमस्कार। हाँ, स्वरा जुड़ चुकी है। अब हम आरंभ कर सकते हैं। जी, नमस्कार। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन से डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे 25 अक्टूबर आभासी कार्यक्रम में आज आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। भारत से कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री रामहित यादव जी, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की महासचिव आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के उप महासचिव आदरणीय डॉक्टर शुभांकर मिश्र जी, संयुक्त अरब अमीरात से क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र RO एवं CE, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के निदेशक आदरणीय डॉक्टर रामशंकर जी, हिंदी आंदोलन परिवार महाराष्ट्र भारत के संस्थापक और अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय भारद्वाज जी, और हमारे साथ मलेशिया के विकास इंटरनेशनल स्कूल कुआलालंपुर से हिंदी एवं जीव विज्ञान की शिक्षिका शिवांगी पाल जी, सूरीनाम के दिव्य हिंदी पाठशाला से हिंदी शिक्षिका कमला रामचरण गणेश जी, तंजानिया से सारिका जेथालिया जी, कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे सभी छात्र छात्राएं, मलेशिया से स्वरा केसुलकर जी, सूरीनाम से स्वाति सुखलाल तथा तंजानिया से भाग लेने वाली छात्रा सानिध्य जेठालिया जी का मैं स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे साथ इस आभासी पटल से जुड़े हुए, फेसबुक से जुड़े हुए, जूम से जुड़े हुए हमारे सभी दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि हमारे साथ अनेक सहयोगी संस्थाएं भी जुड़ती हैं। विश्व हिंदी सचिवालय, शिक्षा एवं मानव संसाधन मंत्रालय मॉरिशस एवं भारतीय उच्चायोग मॉरिशस के तत्वाधान में तथा विकास इंटरनेशनल स्कूल कोलालमपुर मलेशिया, दिव्य हिंदी पाठशाला सूरीनाम, हिंदी आंदोलन परिवार उबंटू भारत, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड, क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र RO एवं CE, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE दुबई संयुक्त अमीरात और इंटेलिजेंस माइंड ट्रस्ट भारत के सहयोग से आयोजित हिंदी में अभिव्यक्ति भाग 30 के कार्यक्रम में आप सभी संस्थाओं का और सहयोगियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और कार्यक्रम की जैसे हमारी एक रीत है, हमारे सभी अतिथि अध्यक्ष महोदय समेत यहाँ उपस्थित हो गए हैं, तो मैं हमारे सभी अतिथियों के स्वागत के लिए अ, विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव आदरणीय माधुरी रामधारी जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पर कि वह अपने स्वागत भाषण से कार्यक्रम का आरंभ करें। आदरणीय, मंच आपका है। जी, धन्यवाद बहन ऋतु जी। हम हिंदी में अभिव्यक्ति के 30वें संस्करण का शुभारंभ कर रहे हैं। मैं पीछे की ओर देख रही हूँ। जब हमने पहला संस्करण शुरू किया था तो उस समय भी हम 3 देशों को लेकर आगे चल रहे थे। 3 अलग-अलग देश और अलग-अलग विद्यार्थी एवं शिक्षक। तो पहले भाग से आरंभ करते हुए अब हम 30वें भाग की ओर बढ़ रहे हैं, और यह हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। और विश्व हिंदी सचिवालय, जो भारत सरकार और मॉरिशस सरकार की साझी संस्था है, और दोनों सरकारों के परस्पर सहयोग से यह कार्यक्रम चलता है। दोनों सरकारों की ओर के प्रति हम आभार प्रकट करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हिंदी का कार्य अनेक संस्थाओं के मिले जुले सहयोग से होता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था अकेले कार्य करती है तो फिर उस प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं होती है जिस प्रकार की सफलता परस्पर सहयोग से प्राप्त होती है। तो हमें सहयोग करने वाले सभी संस्थाओं के नामों की चर्चा अभी बहन रितु जी ने की। सभी संस्थाओं के अध्यक्ष और उनके अधिकारियों का मैं स्वागत करती हूँ। कभी किसी का इस कार्यक्रम में आना होता है, कभी वे फेसबुक से जुड़ते हैं और कभी वे जूम पर कार्यक्रम को बाद में देखते हैं। परंतु हमारा दायित्व होता है सबको धन्यवाद करना और सबका स्वागत करना। मुख्य रूप से आज मलेशिया से, तंजानिया से और सूरीनाम से हिंदी शिक्षक और विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सूरीनाम से बहन रामचरण जी,
कुछ दिनों से आपसे हमारी बातचीत हो रही है और मैं मुख्य रूप से बहन लैला लालाराम जी, जो सूरीनाम हिंदी परिषद की बहुत ही सक्रिय अधिकारी है, उनको मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने सहायता प्रदान की और आज श्रीमती कमला रामचरण जी इस मंच पर उपस्थित हुई है अपनी विद्यार्थिनी के साथ। जो अद्भुत बात है, श्रीमती कमला रामचरण जी मुख्य रूप से वेद मंत्र सिखाती हैं अपने विद्यार्थियों को, और मंत्र सिखाते हुए ही वे हिंदी भी पढ़ाती हैं। और जो विद्यार्थी उनकी ओर आते हैं, वे वैदिक मंत्रों को सीखने, यज्ञ हवन करने की विधि सीखने के लिए आते हैं। तो धर्म के प्रति रुचि रखते हुए वे भाषा के प्रति भी दिलचस्पी लेने लगते हैं। और श्रीमती कमला रामचरण बड़े मनोयोग से अपने सभी विद्यार्थियों को हिंदी प्रारंभिक स्तर से ही सिखाना आरंभ करती हैं, और धीरे धीरे विद्यार्थी कैसे हिंदी सीख कर अपने आप को इस भाषा में अभिव्यक्त करते हैं, यह बाद में हमें श्रीमती कमला रामचरण जी बताएंगी। उनका मैं स्वागत करती हूँ और साथ में उनकी छात्रा स्वस्ति सुखलाल जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। हमारे साथ जुड़ी है मलेशिया से शिवांगी पोल जी। अ, अभी मुझे पता चला है कि छुट्टी का समय आरंभ हो चुका है या आरंभ होने वाला है। फिर भी जो हमारी अध्यापिकाएं और अध्यापक हैं, विशेषकर केंद्रीय क्षेत्रीय क्षेत्रीय केंद्र जो होता है, उत्कृष्टता केंद्र क्षेत्रीय कार्यालय सीबीएसई के दुबई में, उसके अंतर्गत मैंने देखा कि जितने भी विद्यालय हैं 25 देशों में, उन सभी विद्यालयों के शिक्षक और विद्यार्थी, भले ही छुट्टी का समय है या परीक्षा चल रही है, फिर भी अगर उनसे कहा जाता है कि विश्व हिंदी सचिवालय का कार्यक्रम है, आप सहभागिता कीजिए, तो वे प्रस्तुत हो जाते हैं। और वहाँ के शिक्षक बहुत ही लगन और तैयारी के साथ, बहुत ही सक्रियता के साथ पढ़ाते हैं। और उन्हीं में से एक हैं श्रीमती शिवांगी पोल जी, जो मलेशिया से आज हमारे मध्य उपस्थित हुई है। उनका मैं स्वागत करती हूँ और साथ में उनकी छात्रा स्वरा केलुस्कर जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। इन दोनों के नाम 2 महीने पहले ही मुझे प्राप्त हो गए थे, और 2 महीने पहले विद्यार्थियों के नाम पहुंचाने वाले श्री राम शंकर जी और श्री हरि कमल जी के प्रति तो मैं बहुत ही हृदय की गहराई से आभार प्रकट करती हूँ। ऐसे सहयोगी दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, जो पग पग पर साथ देते हैं और हिंदी के कार्य को बहुत गंभीरता के साथ लेकर चलते हैं। इसी प्रकार के एक सहयोगी हमारे हैं श्री अ, संजय भारद्वाज जी। संजय भारद्वाज जी अ, हिंदी आंदोलन परिवार के अध्यक्ष हैं, और हर सप्ताह आवश्यकता नहीं पड़ती है कि मैं उन्हें ध्यान दिलाऊं, वे अपनी ओर से कभी हिंदी विद्वानों के नाम भेज देते हैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए, तो कभी पुणे से या भारत के अलग अलग राज्यों से हिंदी प्राध्यापकों या हिंदी के प्रचारकों के नाम भेजते हैं, और हिंदी सीखने वाले या हिंदी में शोध करने वाले शोधार्थियों के नाम भेजते हैं, ताकि वे इस कार्यक्रम में सहभागिता कर सकें। तो उनके द्वारा भेजे गए नामों की सूची हमारे पास बनती जा रही है, और उसी सूची में से हम नामों का चयन करते हैं और इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करते हैं विद्वानों को और फिर शिक्षकों एवं छात्रों को। अभी हमारे मध्य उपस्थित हैं श्री संजय भारद्वाज जी के सहयोग से श्री रामहित यादव जी, जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय हैं। मैं क्षमा चाहती हूँ, सबसे पहले तो अध्यक्ष महोदय का ही स्वागत किया जाता है, और
अंत में उनका वक्तव्य सुनते हैं। श्री रामहित यादव जी का नाम जब हमें प्राप्त हुआ तो मन में बहुत ही विचित्र प्रसन्नता और संतोष का भाव भी आया, क्योंकि वे हिंदी विभाग से जुड़े रहे हैं और महानगर पालिका मुंबई में जो क्षमा करें, हिंदी विभाग ने शिक्षा विभाग, उसके पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत ही लंबा और गहरा अनुभव है। आज के शिक्षकों को वे जो मार्गदर्शन देने वाले हैं, बहुत ही सटीक और प्रभावशाली मार्गदर्शन होगा। उनका मैं बहुत सम्मान के साथ स्वागत करती हूँ। और इसी मंच पर उपस्थित है हमारी बहन सारिका जैठलिया जी। कु- पिछले साल की बात है, वे मॉरिशस आई थी। सारिका जी, अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ मुझे सुधारेंगी, शायद पिछले ही साल की जी बात है ना। जी आप मैडम। मॉरिशस आई थी और विश्व हिंदी सचिवालय में आप उपस्थित हुई थी, आपसे भेंट हुई थी। और देखिए कितना सुंदर संयोग बन रहा है। उस समय आप इंडोनेशिया से आई थी और अब की बार जब मैंने फोन किया तो सारिका जी तंजानिया पहुंच चुकी हैं और तंजानिया से ही ऑनलाइन कक्षा अपना जारी रख रही हैं। और उस ऑनलाइन कक्षा में इस समय इंडोनेशिया के छात्र हिंदी सीखते हैं और आपने तंजानिया में भी हिंदी सिखाने की योजना बना दी है। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी योजना बहुत ही सुंदर ढंग से क्रियान्वित होने वाली है और हिंदी का आपका जो ज्ञान है, जिसे आप अलग अलग देशों में बांट रही हैं, अब तंजानिया में भी आप बहुत ही सुचारू रूप से इस ज्ञान का इस ज्ञान को विद्यार्थियों में बांटने की कोशिश करेंगी। सारिका जी तंजानिया पहुंची अभी कुछ ही दिन हुए हैं। उनकी सुपुत्री है सन्निधि जैठालिया जी, और वे भी अपनी माता जी से ही ज्यादातर हिंदी सीखती है। तो देखिए, अध्यापिका के रूप में भी और हिंदी सिखाने वाली माता के रूप में भी आज सारिका जी हमें संबोधित करने वाली है। आपका मैं स्वागत करती हूँ और सन्निधि का भी हृदय से मैं स्वागत करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित हैं विशेष रूप से हमारे आज के कार्यक्रम के वक्ता और अध्यक्ष महोदय जी, और जो हमें सुन रहे हैं फेसबुक के माध्यम से। जूम लिंक हम मात्र वक्ताओं को ही प्रदान करते हैं और बाकी श्रोता हमारे फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखते हैं। और कुछ श्रोता बाद में जूम जूम द्वारा कार्यक्रम का आनंद या लाभ उठाते हैं। उन सब का जो अभी जुड़े हुए हैं या जो बाद में जुड़ेंगे, सबका स्वागत करते हुए मैं सबका अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद ऋतु जी। बहुत बहुत आभार आदरणीय, आपने इतने स्नेहमयी, ज्ञानवर्धक, उत्साहवर्धक आशीर्वचनों से हमारे सभी अतिथियों का स्वागत किया। इसके लिए आपका हृदय से आभार करते हैं हम। और अब हम कार्यक्रम को आरंभ करते हैं, लेकिन कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी, कृपया अपनी प्रस्तुति समय सीमा के अंदर प्रस्तुत करें, क्योंकि समय बहुत कीमती है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे आज के प्रतिभागियों के पास और सबसे पहले हम मंच पर आमंत्रित करते हैं स्वरा कलसुलकर को, जो मलेशिया की विकास इंटरनेशनल स्कूल कोलालमपुर मलेशिया में 10वीं कक्षा की छात्रा है। आपको हिंदी बॉलीवुड गीत तथा हिंदी साहित्य पढ़ना बहुत पसंद है। प्रिय स्वरा जी, मंच आपका है। जी, आप आवाज आपकी। हेलो, जी। नमस्ते। मेरा नाम स्वरा है। अनम्यूट करें स्वराज जी, अनम्यूट करें। हेलो। जी। हाँ, अभी आवाज आ रही है। ओके। नमस्ते, मेरा नाम स्वरा है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ।
आज मैं इस विशेष प्रस्तुति में आप सबके सामने आकर बहुत उत्साहित हूँ। मुझे हिंदी भाषा से बहुत लगाव है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आएगी। भाषाएं केवल संवाद का माध्यम नहीं होती, वे किसी भी राष्ट्र की आत्मा और संस्कृति का दर्पण होती है। हमारे देश भारत के लिए यह सम्मान हमारी राजभाषा हिंदी को जाता है। हिंदी का सारी भाषाओं से रिश्ता है, नाता है। भारतवासी कहीं रहे, हिंदी से एकता है। समता स्नेह सामन्वय का संदेश बने जनभाषा हिंदी, हम सब की अभिलाषा हिंदी। आज हम सब ये जानते हैं कि भारतवर्ष में कई राज्यों में हिंदी भाषा का व्यापक प्रौढ़ विकास बाकी है। हिंदी ऐसी शक्तिशाली भाषा है जिसमें स्नेह और समानता का सामर्थ्य है। हिंदी भाषा भारतवर्ष में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। अपनी संस्कृति, इतिहास तथा साहित्य को संवारने के लिए हिंदी को बढ़ावा देना आवश्यक है। यह सच है कि भारत में भाषा विवाद कोई नया मुद्दा नहीं है, यह दशकों से चला आ रहा है। इसकी मुख्य वजह भारत की विविध भाषाएं हैं। जहां केंद्र सरकार का प्रयास हिंदी को बढ़ावा देना है, वहां दक्षिण भारत और कुछ अन्य राज्यों को यह भय रहता है कि हिंदी का प्रभुत्व उनकी क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में संविधान ने अपनाया। देश की एकता में देश की पहचान एक भाषा होती है और हमारे लिए ये भाषा है हिंदी। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन राजभाषा के मुद्दे पर असहमति बनी रहती है। कुछ राज्यों का तर्क है कि हिंदी को अनिवार्य रूप से लागू करना उनकी भाषा स्वतंत्रता का उल्लंघन है। इस विवाद को सुलझाने के लिए संवाद और आपसी समझ की आवश्यकता है, ताकि भाषा विविधता को संरक्षित करते हुए एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा दिया जा सके। हमें ये याद रखना होगा कि हिंदी किसी क्षेत्रीय भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं है, बल्कि भारत की एकता का प्रतीक है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम हिंदी के प्रति केवल गर्व ही नहीं करें, बल्कि इसके प्रयोग को भी बढ़ावा दें। हमें अपनी दैनिक जीवन, लेखन में और बातचीत में हिंदी का सम्मान करना होगा। हमें यह समझना होगा कि किसी भी भाषा का विकास तभी होता है जब उसे रोजगार, ज्ञान, विज्ञान और तकनीक से जोड़ा जाए। आइए हम सब यह संकल्प लें कि हम हिंदी भाषा को सम्मान देंगे और इसके साहित्य को समझेंगे, क्योंकि ये हम सबका कर्तव्य है। मुझे आशा है कि मेरी ये प्रस्तुति आपके लिए जानकारीपूर्ण रही होगी। इस मंच पर मुझे अपनी कला का प्रदर्शन करने के अवसर देने के लिए मैं आप सभी परीक्षकों और दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत सुंदर स्वरा जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों में हिंदी के बारे में बताया, हिंदी साहित्य के बारे में, और बताया कि किसी भी तरह के संवाद के लिए, चाहे वो विवाद हो या परस्पर संवाद हो, उसके लिए संवाद ज़रूरी है। और यदि हम हिंदी में संवाद करेंगे तो कोई भी मुश्किल हो वो थोड़ी और आसान बन जाती है हमारे लिए। बहुत सुंदर वक्तव्य दिया आपने, धन्यवाद। तो चलिए अब हम मलेशिया से, एशिया से हम लोग चलते हैं दक्षिण अमेरिका में, और दक्षिण अमेरिका से मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी सूरीनाम देश की बेटी स्वास्ति सुखलाल जी को, जो हिंदी में अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं और आदरणीय कमला जी की छात्रा हैं। स्वास्ति, मंच पर आपका स्वागत है। जी। सभी को सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। मेरा नाम स्वस्ति सुखलाल है। मैं सूरीनाम में रहती हूँ और माध्यमिक विद्यालय के प्रथम वर्ष में पढ़ती हूँ। हमारे मुख्य भाषा डच है और मातृभाषा सरनामी है। मैं हवन मंत्र सीखना चाहती थी,
लेकिन मेरी नानी ने कहा कि मुझको मंत्र के साथ साथ हिंदी भी सीखनी चाहिए। तो इस तरह से मेरी हिंदी की पढ़ाई की शुरुआत हुई। आजकल मैं तीसरा स्तर उत्तमा कक्षा में पढ़ती हूँ और जनवरी में परीक्षा देंगे। इस कक्षा में हम हिंदी पाठमाला भाग 3 का प्रयोग करते हैं। इस पुस्तक में एक निबंध है जो आदरणीय श्रीमान नारायण भोला जी ने लिखा है। इस निबंध में वह बता इस निबंध में वो सूरीनाम का धार्मिक महत्व बताते हैं। सूरीनाम में तरह तरह की जातियां रहते हैं। यहाँ हिंदुस्तानी, जावी, चीनी, निग्रो, बुश निग्रो और इंसान और इंडियंस रहते हैं। इन जातियों का अपना अपना धर्म, संस्कृति, भाषा और साथ साथ भोजन और भोजनालय भी है जो अभी तक सुरक्षित है। सूरीनाम में मूल रूप से हिंदू, मुस्लिम और जैन धर्म के अनुयायी पाए जाते हैं। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर देश में अनेक स्थानों पर देखने को मिलता है। इन अनुयायियों सप्ताह में कम से कम एक बार अपने पवित्र स्थानों पर प्रार्थना करने के लिए एकत्रित होते हैं। सूरीनाम में एक खूबी यह भी है कि धर्म के नाम पर आतंक, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। सभी धर्मों मिलजुल कर रहते हैं। दुनिया में यह एकमात्र ऐसा देश है जहां मुसलमान भाइयों की मस्जिद और यहूदियों का सिनागोग एक स्थान पर पाए जाते हैं। इतनी विविधताओं के होते हुए भी शांति, प्रेम, भाईचारे के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए यहाँ रहते हैं। अनेकता में एकता, यही विचारधारा के कारण यह संभव हो पाता है। इसलिए इस निबंध मुझको बहुत पसंद है। इस निबंध में लेखक आगे यह भी बताते हैं कि संसार में जितने भी धर्म हैं, उनका मुख्य उद्देश्य के चरित्र का उत्थान करना है। धर्म का अर्थ है धारणा। मनुष्य को अपने जीवन में अच्छी धारणाएं, सोच विचार अपनाना चाहिए और व्यवहारिक रूप में उसका प्रयोग करके अपने को श्रेष्ठ, उत्तम बनाना है। धर्म हमें बुराइयों से बचकर अच्छी मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। धर्म का 10 लक्षण है। 1. धृति, 2. क्षमा, 3. दम, 4. अस्तेयम, 5. शौच, 6. इंद्रिय निग्रह, 7. धीर, 8. विद्या, 9. सत्यम और 10. अक्रोध। संक्षेप में उसका अर्थ है: 1. धृति, हर एक काम धैर्य से करना। 2. क्षमा, दूसरों को माफ करना सीखो। 3. दम, अपने मन को नियंत्रण करना। 4. अस्तेयम, चोरी न करना। 5. शौच, हमेशा सफाई से रहना, गंदगी को दूर रखना। 6. इंद्रिय निग्रह, अपने मन को काबू बस में रखना। 7. धीर, अपनी बुद्धि को तेजी बनाना। 8. विद्या, हमेशा सत्य ग्रंथों को पढ़ना। 9. सत्यम, हमेशा सत्य बोलना, झूठ का सहारा कभी न लेना। 9. सत्यम 10. अक्रोध, गुस्सा मत करना, क्योंकि इससे मानसिक और शारीरिक तनाव उत्पन्न होता है। धर्म का ये 10 लक्षण प्राय सभी धर्मों में पाए जाते हैं। इनके आधार पर हम मनुष्य चलकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। बहुत सुंदर स्वस्ति।
आपने न सिर्फ हिंदी भाषा के बारे में बताया बल्कि हमारे धर्म की 10 मूल नियमों के बारे में भी हमारे दर्शकों को आपने सूचना दी। बहुत अच्छा लगा और ये भी अच्छा लगा कि आपने एक हमारे सामने सूरीनाम की एक छोटी-सी झलकी प्रस्तुत की, जिसमें भाईचारा है, धर्म है, संस्कृति है, प्रेम है, उसके साथ-साथ हमारी भाषा भी 152 साल बाद आज तक जीवित है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम साउथ अमेरिका से हम चलते हैं साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका तंजानिया से मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी सनिधि जेठालिया जी को, जो आप आगा खान सेकेंडरी स्कूल दार es सलाम, तंजानिया में कक्षा 9 की छात्रा हैं। यद्यपि आपके विद्यालय में हिंदी आपका विषय नहीं है, फिर भी हिंदी भाषा में आपकी गहरी रुचि है। और यहाँ तो कहते हैं ना कि माँ जो होती है वो पहली गुरु होती है, बच्चा उसी से सब सीखता है। तो यहाँ पर ये कथन बिल्कुल सही बैठता है कि सानिध्य की जो मम्मी है, जो माताजी हैं, वो केवल उनकी गुरु ही नहीं बल्कि उनकी शिक्षिका भी हैं। तो दो तरफ़ा उनकी गुरु हो गए हैं। तो चलिए मंच पर आमंत्रित करते हैं सानिध्य जेठालिया जी को, मंच आपका है। सभी को नमस्ते। मेरा नाम सनीदी है। मैं आगा खान सेकेंडरी स्कूल दार es सलाम में कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल में हिंदी विषय नहीं है, पर फिर भी मुझे हिंदी पढ़ना और बोलना बहुत अच्छा लगता है। मैं घर पर अपने मम्मी, पापा, दादी, नाना नानी के साथ हिंदी में बात करती हूँ। हिंदी की किताबें पढ़ती हूँ और हिंदी के कार्यक्रम देखती हूँ। मैंने बाल विकास कक्षा में हिंदी सीखी। वहाँ मैंने मंत्र और श्लोक भी याद किए। आज मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने तंजानिया के शहर दार es सलाम में भारतीय त्योहार कैसे बनाए। दार es सलाम समुद्र के किनारे बसा एक सुंदर शहर है। ये भारत से भले दूर है, पर यहाँ की गलियों, मंदिरों और लोगों के दिल में भारतीय संस्कृति की खुशबू महसूस होती है। ऐसे लगता है भारत भारत से दूर एक छोटा भारत है या फिर एक छोटा सा गुजरात। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जन्माष्टमी बनाया था। पास के एक अंकल के घर से हमें निमंत्रण मिला। घर बहुत सुंदर सजाया था। शाम को भजन और आरती हुई। दार es सलाम भारत से 2.5 घंटे पीछे है, इसलिए हमने रात के 9:30 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव बनाया था। भजन, प्रसाद और झूले की सजावट सब कुछ बहुत सुंदर था। फिर आया गणेशोत्सव। शहर के शहर के कई स्थानों पर गणेश जी की स्थापना हुई। हर जगह ढोल, नृत्य और भक्ति का सुंदर माहौल था। और फिर आया साल का सबसे बड़ा त्योहार, नवरात्रि। दार es सलाम में बहुत से गुजराती परिवार रहते हैं। वे कई पीढ़ियों से यहाँ हैं। फिर भी उन्होंने अपनी संस्कृति को पूरा श्रद्धा से संभाल रखा है। नवरात्रि के नव, नवरात्रि के 9 दिन में यहाँ का माहौल भारत जैसा ही लगता है। रात को हर कम्युनिटी हॉल में गरबा और डांडिया का आयोजन होता है। लोग सुंदर पारंपरिक पोशाक पहनकर माँ 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 दुर्गा की आरती करते हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी मिलकर नाचते हैं। चारों ओर रंग बिरंगे कपड़े, दियों की रोशनी और माँ की माँ की भक्ति से वातावरण जगमग उठता है। यहाँ सिर्फ भारतीय ही नहीं, कई स्थानीय अफ्रीकी लोग भी गरबा देखने आते हैं और भारतीय संस्कृति से जुड़ाव महसूस करते हैं। और फिर आया त्योहार कराजा, दिवाली। पिछले 3 साल में मैंने 3 अलग-अलग देशों में दिवाली बनाई। फिर हर जगह दियों की वही रोशनी और खुशी महसूस हुई।
इस बार हमारे इस बार हमारे रिश्तेदार जाम्बिया से आए थे। हमने उन्हें दार एस सलाम के मंदिर दिखाए। यहाँ एक जगह है, टेम्पल स्ट्रीट, जहाँ मंदिरों की कतार है। वहाँ फूल माला बेचने वाले स्थानीय लोग अ, भी मुस्कुराकर जय श्री कृष्ण कहते हैं। ये देखना बहुत अच्छा लगता है। हर मंदिर में अद्भुत सजावट थी। सनातन धर्म मंदिर में फूलों की रंगोली थी और स्वामी नारायण मंदिर दियों के रोशनी में सोने जैसा चमक रहा था। फिर हम गए श्री कृष्ण जी की श्रीनाथ जी की हवेली। वहाँ की रंगोली देखकर हम सब हैरान रह गए। मुखिया जी ने बताया कि यहाँ की रंगोली भारतीय पिछवाई कला पर आधारित थी, जिसे 10 लोगों ने 20 दिन में बनाया था। इतनी सुंदर रंगोली मैंने पहले कभी नहीं देखा था। दिवाली के बाद वहाँ अन्नकूट उत्सव मनाया गया। 56 से भी ज्यादा व्यं- अ, व्यंजन भगवान को भोग के रूप में अर्पित किया गया। पूरा वातावरण भक्ति और आनंद से भरा गया। मुझे लगता है त्योहार केवल खुशियों मनाने के लिए नहीं होते हैं, पर पर ये हमें हमें अपने देश और परंपरा से जोड़ते हैं। दार एस सलाम में रहकर भी मैंने मैंने हर त्योहार में भारत का महसूस किया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सनिधि। आपने हमें पूरे दारुसलाम की सैर करा दी और साथ में ये भी बता दिया कि किस तरीके से वहाँ त्योहार मनते हैं और भारतीय संस्कृति किस तरह से वहाँ फैली हुई है, लोग किस तरह पसंद करते हैं। आपने बताया आम आदमी भी जय श्री कृष्ण कह के वहाँ पर एक दूसरे को संबोधित करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये भी बताया कि त्योहार केवल त्योहार नहीं होते, मनोरंजन के लिए नहीं होते, परंपराओं के साथ साथ वो संबंध भी स्थापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सानिधि, बहुत सुंदर आपने संस्मरण अपना सुनाया। तो चलिए अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने शिष्य छात्राओं को सुना और अब हम उनके गुरुओं के पास चलते हैं। तो सबसे पहले मैं मलेशिया से आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय शिवांगी पाल जी को, जो विकास इंटरनेशनल स्कूल कुआलालंपुर मलेशिया में हिंदी, जीव विज्ञान एवं बिजनेस स्टडीज की शिक्षिका है। शिवांगी जी, मंच पर आपका स्वागत है। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी, माधुरी जी, सारिका जी, सभी, कमला जी, सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार, मेरा सहृदय नमस्कार। बहुत खुशी हो रही है आज भारत से बाहर बैठ के हिंदी की इतनी महत्वता अलग अलग देशों से देखते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आप सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। मैं अभिनंदन करती हूँ। सभी गणमान्य अतिथि जनों का अभिनंदन है। मेरा नाम, जैसा रितु शर्मा जी ने बताया, शिवांगी पॉल है। मैं मूल रूप से पंजाब से हूँ, भारत के, परंतु मेरी पैदाइश बीकानेर, जो कि भुजिया पापड़ के लिए फेमस है, मेरी पैदाइश बीकानेर की है। मैंने स्नातक खेती बाड़ी एग्रीकल्चर बीएससी ऑनर्स किया है। एमबीए करने के बाद कहीं ना कहीं एक अंदर भाव था कि मुझे हिंदी से बहुत लगाव था। मैं कुछ लिखती थी हमेशा, तो एक था कि मुझे हिंदी में आगे कुछ करना है, तो मैंने बीएड करा। एमबीए के 10 साल बाद कुछ मैंने बीएड करा।
तो मैं हिंदी के लिए थोड़ा-सा कुछ कहना चाहूँगी। एक कविता है, हिंदी तुझे क्यों ना दूँ मान, हिंदी तुझे क्यों ना दूँ मान, तू तो है भारत की शान। है शब्द-शब्द में मिठास, अपनेपन का अविरत एहसास। देशी-विदेशी भाषा को प्यार दिया, देश अपनाया, देकर अपनाया, आत्मसात किया। सरल, समृद्ध और सौम्य रूप से लिया, गागर में सागर को चरितार्थ किया। हिंदी तुझे क्यों ना दूं मैं मान, क्यों ना दूं सम्मान। दे वाह! अपनेपन के हर रिश्ते को मान, मामा, चाचा, नाना, मामा, चाचा, नाना, दादा, दादी की अपनी पहचान। अगर करो शब्द शब्द की रचना पर विचार, अगर करो शब्द शब्द की रचना पर विचार, हर शब्द निर्मित का है वैज्ञानिक आधार। विस्तृत शब्दकोश व सुंदर लिपि से लिखी, विस्तृत शब्दकोश व सुंदर लिपि से लिखी, यूं ही नहीं राजभाषा या राष्ट्रीय भाषा की उपाधि मिली। हिंदी तुझे क्यों ना दूं मैं मान, क्यों ना दूं सम्मान, तू तो है भारत की शान। देखिए, मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ, सीनियर सेकेंडरी की। मेरा मूल रूप से पढ़ाने का जो तरीका है, वह कोई नया, या मैं ये कहूँ मैंने भी अपने गुरुओं से ही सीखा है। तो मैं अपने छात्र को हिंदी सिखाने के लिए विभिन्न तकनीकी, जैसे कई ऐप्स चल गए हैं आजकल, तो कई ऐप का प्रयोग करती हूँ। खेलों के माध्यम से, कहानियों या गीतों के माध्यम से मैं उनकी रुचि बढ़ाती हूँ। उनको प्रेरित करती हूँ कि वे हिंदी के एक-एक अक्षर को, एक-एक अक्षर को, वर्ण को, वर्णमाला को एक अपने अंदर महसूस करें जब बोलते हैं। औरत तो औरत ही लिखेंगे, औरत नहीं। तो मैं उनको ये प्रेरित करती हूँ, नवीनतम तकनीक का उपयोग करके, सब टूल्स और आधुनिक तरीकों से। पर मेरा प्रिय तरीका है कि मैं किसी पाठ के पात्रों को अपने छात्रों में बाँटती हूँ, उसका एक नाट्य रूपांतर करती हूँ। उसके बाद वे प्रस्तुति करते हैं, जिससे कि उन्हें बोलने, हिंदी भाषा का ज्ञान एवं हिंदी भाषा के साथ-साथ किस तरीके से बोलना है, वो उनको उनको सीखने को मिलता है। अभी हाल-फिलहाल में दिवाली गई है। मैं जानती हूँ किसी भी छात्र को दिवाली के टाइम पे पढ़ने का मन नहीं होता है क्लास में। तो मेरी एक छोटी-सी एक कहानी रही है दिवाली पे बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो कहीं न कहीं मेरा व्यक्तित्व ज्ञान या मेरे व्यक्तित्व सोच है, कि जैसे दिवाली का अभिप्राय है बुराई पे अच्छाई की जीत, यानी कि रावण को मारा था राम ने, यही बच्चों को पता है, ठीक है? अभी इतने मासूम बच्चे हैं ये, इनको दुनियादारी की बुराइयों का इतना एहसास नहीं है। तो इनके लिए शिक्षा से जोड़कर मैंने इनको यही एक ज्ञान दिया कि यदि रावण विद्वान है, तो रावण रावण विद्वान है, तो राम विद्यावान है। इसका अर्थ है रावण उच्च योग्य यानी हाई क्वालिफाइड है रावण, परंतु राम सुयोग्य यानी वेल क्वालिफाइड है। तो यानी सुशिक्षित है राम। अब ये चुनाव आपको करना है कि आपको वेल क्वालिफाइड बनना है, यानी कि सुशिक्षित बनना है, या आपको हाई क्वालिफाइड बनना है। ये आपको चुनाव करना है। आप उच्च शिक्षित की दिशा में बढ़ना चाहते हैं या सुशिक्षित की दिशा में बढ़ना चाहते हैं? शिक्षा का वास्तविक महत्व यह है कि इसका परम लक्ष्य है, इसका शिक्षा का परम लक्ष्य साक्षर होना नहीं है, बल्कि शिक्षित होना है, और इसका संबंध केवल हमारे लिखने या पढ़ने से नहीं है। जैसे हम विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, परंतु जब हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं, तब यह एक भाषा दूर खड़े व्यक्ति को पास लाने का काम करती है। परंतु वहीं कोई भी भाषा कोई भी भाषा पास खड़े व्यक्ति को जब दूर ले जाए,
तो वह भाषा का दोष नहीं है, वो भाषा को सीखने वाले विद्यार्थी का दोष आता है। मैं बस अंत में छोटी-सी एक बात कहना चाहूँगी हिंदी के लिए कि किसी ने बहुत खूबसूरत लिखा है हिंदी के बारे में कि हिंदी का आधा अक्षर जब भी हिंदी का आधा अक्षर जो कि एक विकलांग, दिव्यांग की तरह होता है, उसको सँभालने के लिए कितना खूबसूरत है हिंदी। हिंदी के आधे विकलांग अक्षर को सँभालने के लिए उसके पहले और उसके बाद में एक पूर्ण अक्षर होता है। हम अंग्रेजी या बाकी भाषाओं की तरह किसी भी आधे-अधूरे या पूर्ण अक्षर को साइलेंट या हिडन नहीं करते। बस मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगी। मुझे आशा है मेरी प्रस्तुति आप सभी के लिए मनोरंजक और जानकारीदायक रही होगी। हिंदी भाषा का सम्मान करना और साहित्य को पढ़ना मेरा हमेशा से लक्ष्य रहा है। इस मंच पर मुझे अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिला। धन्यवाद। मैं फिर से सहृदय धन्यवाद करना चाहूँगी माधुरी जी का और ऋतु जी का। धन्यवाद। बहुत-बहुत शिवांगी जी, बहुत-बहुत आभार। आपने सही कहा कि शिक्षा तो हर कोई ग्रहण कर ही लेता है, चाहे कैसे भी कि 4 किताबें पढ़कर आप शिक्षित तो हो जाते हैं, लेकिन सुशिक्षित होना ये महत्वपूर्ण है। उसके लिए सुशिक्षित होने के लिए कभी-कभी आपको पुस्तकों की ज़रूरत नहीं होती है और संस्कृत में कहा भी गया है, विद्या ददाति विनयम, विनयाद् यति पात्रतम। तो बहुत ही आप अपने छात्रों को हमें पूरा विश्वास है कि आपके छात्र जो हैं वो सुशिक्षित हो बनेंगे, शिक्षित के साथ-साथ सुशिक्षित बनेंगे और संस्कार उनमें आएँगे। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के लिए हम सूरीनाम की धरती से मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कमला जी को, जो हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं और कमला रामचरण गणेश जी कहूँ कि मेरी हिंदी कक्षा की विद्यार्थी भी हैं और अब उनके बारे में तो आदरणीय माधुरी दीदी ने बहुत कुछ बता ही दिया है। आप दिव्य हिंदी पाठशाला सूरीनाम में हिंदी शिक्षिका हैं, वैदिक और धर्म की प्रचारक हैं, पंडिता हैं। तो मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय कमला रामचरण जी को। ऋतु जी धन्यवाद, आप तो हमारे गुरु हैं। आदरणीय विद्वत समुदाय, सज्जनों सभी को सादर नमस्ते। जैसे आपने सुना कि मेरा नाम है कमला रामचरण और मैं सूरीनाम में रहती हूँ, मैं सूरीनाम का निवासी हूँ। हमारा देश एक बहुभाषी देश है। हमारी मातृभाषा सरनामी है और राजभाषा डच है। वैसे तो विद्यार्थी मेरे पास आते हैं हवन यज्ञ और कर्मकांड सीखने के लिए, मंत्र सीखने के लिए, लेकिन अवधि के बाद जब कक्षा समाप्त होता है, तो उनको परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षा में उसको एक कहानी का कुछ भाग हिंदी में पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए हमारी कक्षा में मंत्रों के साथ-साथ बच्चों को हिंदी पढ़ना अनिवार्य है। इस उद्देश्य से, इस लक्ष्य से कि मंत्र का उच्चारण सही हो और उसका अर्थ भी वे बच्चों को ठीक-ठीक समझ में आ सके। वे अपने धार्मिक ग्रंथों को खुद पढ़ सके, स्वयं पढ़ सके, उसका अध्ययन कर सके और अपनी संस्कृति, सभ्यता, पहचान और समाज की एकता को जोड़ने का माध्यम वो बन सके। हिंदी सीखना हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि डच भाषा का प्रभाव यहाँ पर बहुत अधिक है। फिर देवनागरी और रोमन लिपि में लिखित रूप से कोई समानता नहीं है, लेकिन उच्चारण के आधार पर कुछ वर्ण और स्वर मिलती-जुलती है। इन समानताओं और विभिन्नताओं को समझाने में, उच्चारण करने में, कंठस्थ करने में हमको तरह-तरह के स्मरणीय तकनीकों को प्रयोग करना पड़ता है।
उदाहरण के तौर पर कुछ अक्षरों का उच्चारण हिंदी और डच में एक जैसा होता है, जैसे कि क, त, द, प, म, य, र, ल, व आदि। तो हम क्या करते हैं, हम बच्चों के साथ मिला कर देखते हैं कि कौन सा अक्षर का उच्चारण एक जैसा है, समानता उसमें है, तो उसको लिखकर और फिर उच्चारण के साथ साथ दिखाते हैं कि उसका जो लिखित रूप है एकदम अलग है, तो उस पर हम ध्यान धरते हैं। और फिर जो वर्ण का उच्चारण डच में नहीं है, जैसे कि श, ख, ढ, ड़, घ, ङ आदि, तो यहाँ पर हम संगीत का सहारा लेते हैं। इसको हम गा कर सिखाते हैं। बच्चे हिंदी यहाँ पर बोलते हैं, लेकिन गाना बोलते नहीं है, लेकिन गाना सुनते हैं और गाना भी गाते हैं। तो उदाहरण के तौर पर जैसे कि हमको श वर्ण का सिखाना है, तो आप सभी जानते हैं ये जो गाना है सावन का महीना। हम्म, पवन करे सोर, पवन करे शोर। अब ये ड के हम लोग लेकर डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, और एक हैगा जो ढ है, ढपली वाले ढपली बजा। एक और है ङ, ये भी नहीं है हमारे डच में, तो उसको हम मंत्र के सहारे ओम वांग में आस्य अस्तु। तो इसी तरह हम बच्चों को वर्णों को याद करवाते हैं ताकि वे थोड़ी आसानी से इसको सीख सकें। आजकल हम 3 स्वर स्तर पर पढ़ाते हैं, प्रथमा, उत्तमा और मध्यमा स्तर पर। और इन तीनों स्तरों के लिए अलग-अलग से हमारे यहाँ पर पुस्तक है, जिनका नाम है मंजूषा हिंदी पाठ माला भाग 1, 2 और 3। भाग 1 में सबसे पहले जानवरों, पक्षियों, फल, सब्जियों, शरीर के अंगों का नाम से हम बच्चे को परिचित करवाते हैं। फिर पाठ 1 से 16 तक इनमें हर एक पृष्ठ पर, हर एक पाठ में 3 या 4 सिर्फ व्यंजन है, या वर्ण जो व्यंजन और स्वर है, या स्वर और मात्रा हम सिखाते हैं चित्रों और शब्दों के माध्यम से। इन अक्षरों के साथ साथ हम हर एक कक्षा में वर्णमाला का भी याद करवाते हैं, और पाठ 17 में बच्चों को यह वर्णमाला पूरा कंठस्थ हो जाता है, और पाठ 18 में हम संयुक्त व्यंजन से परिचित करवाते हैं, और इस पाठ में हम खड़ी पाई, घुंडी, हलंत, रेफ, पदेन आदि को भी समझाते हैं। पाठ 19 से अंत तक इसमें कविताएं, कहानियां, इसके साथ साथ प्रश्न उत्तर और वचन, वाक्य बनाना, समानार्थी, विपरीत शब्द, श्रुत लिखना, क्रिया का शुद्ध रूप वाक्यों में प्रयोग करना, ये सब हम बच्चों के सिखाते हैं। और अंत में जो वर्णमाला है उसको हम क्रम में लिखवाते हैं, और हर एक अक्षर के से एक शब्द बनवाते हैं, और उस शब्द से एक वाक्य, और फिर उस वाक्य से क्रिया का रूपांतर करवाते हैं। जैसे कि अ स्वर को लेकर हम एक शब्द बनवाते हैं और ये बनाते हैं अनार। अब फिर अनार को वाक्य में प्रयोग तो होता है मैं अनार खाता हूं। अब क्रिया का रूपांतर तो होता है तू अनार खाता है, हम अनार खाते हैं। तो ऐसे हम बच्चों को कोशिश करते हैं सिखाने के लिए। फिर अंतिम में 1 से 25 तक अंक के
हम उनको सिखाते हैं और कंठस्थ करवाते हैं। सज्जनों, ये तैयारियां हम कर रहे हैं बच्चों की परीक्षा के लिए, जो उनको हर वर्ष जनवरी में देना पड़ता है। तो इसी तरह हम छात्रों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, ताकि हिंदी उनको आनंददायक लगे, उसको अपनी सांस्कृतिक हिस्सा माने, जिससे सभ्यता और भावनात्मक जुड़ाव जागे। वैदिक संस्कारों के आधार पर चलकर वे अपने जीवन को सफल बनाए, श्रेष्ठ उत्तम नागरिक बने, जो अपनी जिम्मेदारियां, कर्तव्य को पूर्ण रूप से निभा सके, पालन कर सके इस संसार में। तो यहाँ तक था हमारा छोटा सा वक्तव्य। सुनने के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते कमला जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से चुनौतियों का सामना करते हुए आप हिंदी भाषी देश में हिंदी पढ़ा रही हैं, और हिंदी भाषा पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को आप सुसंस्कृत भी कर रही हैं। हमारी वेद ऋचाएं जो भारत में बहुत कम अब देखने को मिलते हैं, ये संस्कार जो आप हिंदी भाषी देशों में रहकर बच्चों को जो संस्कार दे रही हैं, और मुझे मालूम है कि सूरीनाम में भी और नीदरलैंड में भी दोनों जगह डच शासन है और डच ही राजकाज की भाषा है, और बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर हिंदी सिखाना, क्योंकि अब 5वीं पीढ़ी हो गई है यहाँ पर डच भाषा बोलते हुए, तो उसके बीच में हिंदी सिखाना बहुत मुश्किल होता है। और फिर भी चुनौतियों का सामना करते हुए आप बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। चलिए अब आगे चलते हैं, हम साउथ अमेरिका से साउथ अफ्रीका चलते हैं, और तंजानिया से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय सारिका जेठालिया जी को। आप हिंदी बाल विकास की ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करती हैं। आप हिंदी साहित्य और संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। आपकी कविताएं, लेख, कहानियां विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। मंच पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी। तो मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों, आयोजकों, विद्यार्थियों और श्रोताओं को सादर अभिवादन करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी और आदरणीय डॉक्टर रितु जी, आप दोनों का बहुत बहुत आभार कि इतने सुंदर मंच से मुझे जोड़ा और मेरे अनुभव साझा करने के लिए यह अवसर प्रदान किया। तो जब भी हिंदी की बात आती है तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ। हिंदी एक ऐसा विषय है जिसे पढ़ने में, समझने में और बोलने में भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग गहरी रुचि रखते हैं। और अब तो मुझे बहुत गर्व होता है देखकर कि विदेशों में इसके प्रति प्रेम और सम्मान लगातार बढ़ रहा है, जिसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि ये ऑनलाइन मंच साहित्य के लिए, हिंदी साहित्य के लिए सच में बहुत ही आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। तो मैं कहना चाहूंगी, जो मैंने देखा, हिंदी इसलिए भी पसंद करते हैं सब कि हिंदी भाषा के उच्चारण और लहजे में एक संस्कार झलकता है जो हर किसी को आकर्षित करता है। जैसे हम नमस्ते भी करते हैं तो अपने आप एक बहुत ही अच्छा सा महसूस होता है सामने वालों को भी। जैसे अभी सन्निधि ने भी बताया कि जब यहाँ जाते हैं बाहर, बहुत आश्चर्य हुआ था, यहाँ के लोकल जो है अफ्रीका के, वो सब जय श्री कृष्णा कर रहे थे। पहले तो मैं भी सोच रही थी ये क्या, फिर लगा नहीं, ये लोग भी बहुत जुड़ गए हैं हमारी संस्कृति से और बिल्कुल हम में मिल गए हैं। तो वैसे मैं अपना जो है पढ़ाने का वो बताना चाहती हूँ। मैं एक मोंटेसरी टीचर्स ट्रेनर हूँ, तो इस समय अधिकतर ऑनलाइन कक्षाओं का ही संचालन करती हूँ। मेरी कक्षा में प्री स्कूल के विद्यार्थियों से 60 साल की उम्र तक के लोग जुड़े हुए हैं। जो बड़े उम्र में हैं वे तो हिंदी पढ़ना और बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हर उम्र का अनुभव अलग अलग रहा। कहीं सीखने की उत्सुकता मिली तो कहीं मातृभाषा की खोज का आनंद देखने को मिला। तो विदेशों में जो बच्चे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनके लिए हिंदी के कुछ शब्द तो बहुत कठिन होते हैं,
मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन्हें थोड़ा-सा आसान करके, थोड़ा-सा रोचक करके और उन्हें पढ़ाऊँ, समझाऊँ। कभी-कभी मुझे अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि उन बच्चों के लिए हिंदी सीखना ज़रूरी है, तो उन्हें थोड़ा-सा उससे जोड़ना पड़ता है, उन्हें अर्थ समझ में आ जाता है। और छोटे बच्चे होते हैं, वे भी ऐसे ही बच्चे हैं जो 4-5 पीढ़ी पहले चले गए, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं, वे चाहते हैं कि बच्चे हिंदी से जुड़े और जब भी भारत जाए, तो अपने दादा-दादी, नाना-नानी से हिंदी में बात कर सकें। तो ज़्यादा वही बच्चे रहते हैं मेरे साथ में और मुझे लगता है कि हर बच्चे अपने समय पर और अपने तरीके से सीखते हैं, तो मैं उनकी रुचि के ही अनुसार उनके लिए गतिविधियाँ बनाती हूँ। सबसे ज़्यादा मैं उन्हें जोड़ती हूँ खेल से, रंग से और मैं अपने अनुभव से कि बच्चा किस बैकग्राउंड से है और उसे क्या पढ़ना है। तो इस हिसाब से मैं अपना सब कुछ वर्कशीट्स वगैरह तैयार करके रखती हूँ। और जैसे स्वर और व्यंजन सिखाते हैं, तो मैं बच्चों को शेप्स बनाना सिखाती हूँ सबसे पहले। जैसे सर्कल है, सेमी सर्कल है, खड़ी लाइन है और फिर जब बच्चे स्वर और व्यंजन बनाते हैं, तो उन्हें लगता है हम शेप्स बना रहे हैं। जैसे ए, आई, क, ख, ग तो उन्हें मज़ा आता है। वो सब मोंटेसरी मेथड के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा चलती हूँ, तो बच्चे उसमें बहुत एन्जॉय करते हैं और उन्हें पढ़ने में भी रुचि उनकी बढ़ती है। फिर ज़्यादा जो है मैं रंग से ही ज़्यादा शुरू करती हूँ क्योंकि बच्चों को रंग बहुत आकर्षित करते हैं। जैसे जब मैं कक्षा में पढ़ाती थी, तो मैं उन्हें रंग ढूँढने के लिए कहती थी कि चलिए लाल रंग ढूँढिए, पीले रंग की गेंद ढूँढिए, हरा रंग हम किस में प्रयोग करेंगे? तो बच्चे बहुत खुश होकर के बताते हैं और जब अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं, बिल्कुल मैं उन्हें हिंदी सिखाती हूँ और अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि वो बच्चे उसी माहौल में रहते हैं, तो हम उसका विरोध नहीं कर सकते, तभी बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आता है। और फिर उसके बाद में मैं बच्चों को कुछ ऐसी गतिविधियाँ दे देती हूँ जिसमें वे रंग भरते हैं और उसके अलावा जैसे गिनती है, गिनती के लिए भी मैं उन्हें 1, 2, 3, 4 कुछ वस्तुएँ रख देती हूँ, वे गिनते हैं। इसी तरह से मैं उन्हें धीरे-धीरे आगे बढ़ाती हूँ। उन्हें कविताएँ सुनाती हूँ और कहानियाँ सुनाती हूँ, तो कहानियों में मैं उन्हें उन्हीं के नाम से जोड़ देती हूँ। जैसे अमन आया, अमन ने आम खाया तो वो बहुत खुश होते हैं और अपने आप को उससे जुड़कर बहुत पसंद अच्छा लगता है उन्हें। और बहुत सी बार मैं जैसे विज़ुअल कनेक्शन जैसे जो चित्र दिखाती हूँ कोशिश करती हूँ कि वो उसी जगह का हो, जैसे उसी देश का हो, जैसे कोई मॉल दिखाया कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चों को लगता है कि ये हमारे देश से है। ऐसे नहीं कि वहाँ बच्चे इंडोनेशिया में पढ़ रहे हैं और मैं उन्हें भारत के चित्र दिखा रही हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि वहीं के चित्र प्रस्तुत करूँ, तो वे अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। बच्चे शब्दों से और हाव-भाव से बहुत सीखते हैं, तो कोशिश रहती है कि बच्चे उसी से सीखें। जब बड़े बच्चों की बात आती है तो जैसे हिंदी भाषा के विद्यार्थी होते हैं और जब हमें उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है कि यदि हमें थोड़ी-सी वहाँ की भाषा का ज्ञान होता, तो हमें हिंदी पढ़ाना आसान होता, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। जैसे बहुत से राज्यों में ऋषि की मात्रा है, उसको रु पढ़ते हैं, कहीं री पढ़ते हैं, तो वो अब हम समझने लग गए हैं और उन बच्चों को भी ज़्यादा बहुत फ़ोर्स नहीं करते हैं कि समझ में आ जाता है कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं। एकदम से उन्हें बदलना बहुत मुश्किल होता है। और इंडोनेशियाई जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं, वे 30 वर्ष से 60 वर्ष तक के हैं। उन्हें हिंदी बोलना, गीत गाना, हिंदी के जो बॉलीवुड फ़िल्म है, वो देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसी वजह से वे ज़्यादा जुड़ते हैं। मेरे बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्हें भारतीय राष्ट्रगान पूरा आता है। बहुत सारे हिंदी गाने उन्हें पूरे आते हैं और बहुत सी बार वो अंत्याक्षरी रखते हैं, तो बहुत अच्छे से खेलते हैं। हमने हिंदी दिवस पर ज़्यादा इसी तरह के कार्यक्रम रखे कि उसमें उन्हें बहुत मज़ा आए। और जैसे यहाँ पर इंडोनेशिया में जो भारतीय संस्कृति है, उसकी छाप बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है।
वहाँ के जो शब्द हैं, उनकी भाषा, इंडोनेशिया में बहुत से संस्कृत के शब्द हैं, जैसे देवी, कृष्णा, विद्या। वहाँ के चौराहों पर पूरी तरह अपने हिंदी जो हिंदी अपना जो है ग्रंथ, उसके मूर्तियां बनी हुई हैं। हम अर्जुन गीता का जो है पूरा रथ वो देख सकते हैं। कृष्ण भगवान, गणेश जी, सभी को वो लोग बहुत अच्छे से उनको पूजा करते हैं और उनके बारे में जानने की उत्सुकता भी रखते हैं। वहाँ के मॉल जो है, वहाँ के नाम भी हिंदी उस पर है, जैसे रामायण मॉल, अर्जुना लॉबी, सुभद्रा लॉबी। तो वो लोग हिंदी से बहुत कनेक्टेड हैं। बहुत अच्छा लगता है कि अब जो जनरेशन है हिंदी के प्रति और भारतीय लोगों के प्रति बहुत प्रेम और स्नेह दिखाती है। मेरे साथ जो कक्षा में रहते हैं, उन्हें जो कुछ शब्द है, जैसे हमारे जैसे बताया अभी सूरीनाम से, जो वहाँ की वर्णमाला में नहीं होते हैं, जैसे ख, घ, और जो भी हम प्रेशर देकर के, जिन पर हम दबाव देकर के जो शब्द वर्ण बोलते हैं, तो फिर मैं उन्हें कोशिश करती हूँ कि कुछ सिंबल्स देकर के मैं लिखती हूँ उन वर्णों को। और जैसे नए जहाँ पर बिंदी वाले शब्द आते हैं, उनमें भी मैंने कुछ सिंबल्स बनाए हैं। कहीं मैं स्मॉल एन लिखती हूँ, कहीं कैपिटल एन लिखती हूँ, कहाँ उनको न पढ़ना है, कहाँ उनको नेजल साउंड देनी है। तो इससे उन्हें ध्यान रहता है, क्योंकि इन्हें हिंदी पढ़ना बोलना पसंद है, लेकिन लिखना इनको थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो ये रोमन में लिखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कोई बात नहीं, धीरे धीरे थोड़ा लिखने की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, रोमन में भी बस वो हिंदी सीख रहे हैं और हिंदी के प्रति अपना प्रेम दिखा रहे हैं। तो बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं कक्षा में बहुत सी बार खेल खेलते हैं, हिंदी के अलग अलग खेल बनाती हूँ और उनके साथ खेलती हूँ, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जो हिंदी के व्यंजन हैं, उन्हें हम कैसे पढ़ें, कौन से जो व्यंजन हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, उन्हें समझाती हूँ। उन्हें समझ में आता है, वे कोशिश करते हैं, लेकिन बचपन से उन्होंने ये वर्ण नहीं पढ़े हैं, थोड़ी मुश्किल आती है। तो जैसे बताया, वो गीत सुनते हैं, उन्हें मजा आता है सुनने में बहुत, और वो इस तरह से हिंदी सीखते हैं, अपना परिचय पूरा हिंदी में देते हैं। उन्हें योग से बहुत ज्यादा लगाव है। योग में बहुत सारे मंत्र और श्लोक का उच्चारण करते हैं, तो उन्हें हिंदी सीखना बहुत अच्छा लगता है। मैं भी कोशिश करती हूँ मंत्र और श्लोक उनकी क्लास में भी रखूं, और जहाँ छोटे बच्चे होते हैं वहां भी मैं मंत्र और श्लोक सुनाती हूँ, सिखाती हूँ, ताकि उन्हें जब वो मंदिर जाए या अपने घर में बड़ों के साथ बैठे तो उन्हें कुछ आए और अच्छा लगे, सबके साथ अपना जुड़ाव महसूस करें। और एक मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा सिंगापुर से, एक आध्यात्मिक ग्रुप मेरे साथ जुड़ा है। वे वहीं रहते हैं, वे इंग्लिश में ही पढ़ते हैं जो भी कबीर वाणी, भगवत गीता, श्लोक, लेकिन उन्हें हिंदी पढ़ना सीखना था, तो वो मुझसे जुड़े। 65 साल के हैं, 70 साल के हैं, और अब जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और वे कहते हैं कि अनुवाद में अर्थ तो मिल जाता है पर भाव नहीं मिलता। तो वे अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं हिंदी को थोड़ा सा, बच्चों को जब पढ़ाती हूँ तब मोंटेसरी मेथड थोड़ा सा यूज करती हूँ, उन्हें चित्र देखकर बोलने के लिए, और गीत और श्लोक का उच्चारण करके सिखाती हूँ। वस्तुओं को कैसे पहचाने, उनके हिंदी नाम, और भाषा इंडोनेशिया के कुछ शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ता है कि भाषा इंडोनेशिया में ऐसे बोलते हैं। कई बार इंडोनेशिया की जो कक्षाएं होती है, उन्हें हिंदी भारतीय खाना बहुत पसंद है, तो उन्हें भारतीय रेसिपी से जोड़ती हूँ, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो यह जानकर भी अच्छा लगता है कि इन्हें भारत के प्रति, और वे हमेशा कहते हैं कि हमें भारत जाना है, हमें भारत में ये खाना पसंद करना है, तो आप हमें बताइए कि ये खाना कैसे बनता है। तो बहुत सी बार हमारी क्लास में थोड़ी सी मनोरंजन गतिविधियां भी हो जाती है। तो मैं यही मानती हूँ कि हिंदी को पढ़ाने के लिए हम उसे रुचिकर बनाएं, सभी को बहुत मजा आएगा। अंत में मैं मंच पर उपस्थित आप सभी महानुभावों, आयोजकों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप सबके आमंत्रण और स्नेह से आज मुझे यह अवसर मिला और मैंने अपने कुछ अनुभव साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
बहुत-बहुत धन्यवाद सारिका जी। आपने बहुत सुंदर ढंग से अपने वक्तव्य को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। दर्शकों को बताया कि किन-किन तकनीकों के द्वारा आप वहाँ इंडोनेशिया में आपने हिंदी पढ़ाई है। सच कहा आपने कि यदि आप हिंदी भाषी क्षेत्र में या किसी दूसरे देश में, भारत के इतर देश में अगर आप निवास कर रहे हैं लंबे समय से और अगर यदि वहाँ की थोड़ी-सी भाषा सीख लेते हैं, तो हिंदी सिखाना और भी मुश्किल हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा आपने जिन तकनीकों के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, हम आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और अब हम कार्यक्रम के लगभग आधे सत्र में आ गए हैं। ये सत्र जो है हमारा वो परिचर्चा का सत्र रहता है, 5 मिनट का रहता है और मैं वक्ताओं को आमंत्रित करने के लिए पुनः मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को कि वे परिचर्चा सत्र के लिए हमारे वक्ताओं को आमंत्रित करें। मंच आपका है। धन्यवाद। परिचर्चा सत्र में मैं सर्वप्रथम शिवांगी जी को आमंत्रित करती हूँ। आपने बताया कि आपने एमबीए समाप्त करने के बाद पुनः हिंदी में बीएड के स्तर पर पढ़ाई की और उसके बाद आप हिंदी पढ़ाने लगी और कुछ आपने तरीके बताए जो मनोरंजक रूप से आप पढ़ाती हैं और हिंदी वर्ण की विशेषता का आपने रेखांकन किया और फिर बाद में बहन जो सूरीनाम से आई है कमला जी ने विस्तार पूर्वक बताया कि वर्णों को क्रमिक रूप से वे कैसे सिखाती है। तो कमला जी ने जो वर्ण और उच्चारण की बात की उस संबंध में कृपया अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। शिवांगी जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार हम्म, माधुरी जी, नमस्कार हम्म, कमला जी। अ, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने वर्णों को और मुझे लगता है संस्कृत और देवनागरी को कोई आपस में अलग नहीं कर सकता आपस से। तो आपने जिस तरीके से आपने मुझे समझाया कि आप किस तरीके से संस्कृत या वेदों के उच्चारण से वर्णों को जो जो खास करके जो वर्ण आपके वहाँ के भाषा में नहीं है, उनको आप कैसे करती हैं? ताकि श्रोता जो हैं, जो आपके छात्र हैं, वो उनको अच्छे से समेट सकें। वह मुझे बहुत लाभकारी प्रतीत हो रहा है। मैं भी कोशिश करूँगी कि कुछ मलेशिया में भी हमारे पास बच्चे हैं, जो मूल रूप से तो भारत से हैं, परंतु कहीं न कहीं वो काफ़ी पिछली 2 या 3 पीढ़ी से यहीं पे हैं। मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि जैसे सारिका जी ने भी कहा कि हम उनको समझाने के लिए उनको ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं और कभी-कभी मुझे लगता है कि मुझे दुगनी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि हिंदी पढ़ा के उनको वो ही चीज़ अनुवाद करके बतानी पड़ती है मुझे। पर उस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी भाषा भी थोड़ा सीख रही हूँ। तो जो कमला जी ने बताया मैं वह ज़रूर अपनाऊँगी। धन्यवाद कमला जी। बहुत ही लाभकारी चीज़ आपने मुझे बताई है। हालाँकि मेरे पास अभी बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं, तो स्वरा है हमारी यह भी बहुत अच्छी हिंदी भाषी हैं और भी 9वीं के छात्र हैं मेरे पास। तो पर आपने जो तरीका बताया है वह मेरे लिए बहुत लाभकारी है कमला जी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो सुन के। धन्यवाद। जी, धन्यवाद शिवांगी जी। अ, विशेष चुनौती मैं समझती हूँ तब उत्पन्न होती है जब अ, विद्यार्थी की मातृभाषा में वे वर्ण उपस्थित नहीं हैं जो वर्ण जो अक्षर हिंदी भाषा में हैं। तो ऐसी स्थिति में कमला जी उन गीतों को ढूँढती हैं फ़िल्मों में से जहाँ पर वे वर्ण हैं
और उनका गीतों को गाते हुए जब पढ़ाती हैं तो कितना अच्छा प्रभाव पड़ता होगा विद्यार्थियों पर, और वे अ, कितनी सरलता से उन वर्णों को सीख लेती होंगी, यह हम तो अनुमान लगा ही सकते हैं। अ, कमला जी से मैं अनुरोध करूंगी, अभी हमने सारिका जी को सुना, सारिका जेठालिया जी, और उन्होंने बताया कि वे रोमन स्क्रिप्ट में भी पढ़ाती है। विद्यार्थी अगर हिंदी में वर्णों को लिखने में उन्हें कठिनाई होती है तो शुरुआत में वे उन्हें स्वतंत्र छोड़ देती हैं कि रोमन स्क्रिप्ट में वे हिंदी लिखें, और धीरे धीरे हिंदी सीखने लगे तो फिर उसके बाद बाद में वे वर्णों को भी सीख सकते हैं और नागरी लिपि में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार का लचीलापन हम ला रहे हैं शिक्षण में, इस पर आपका क्या विचार है कमला जी? अम, वैसे तो उसने भी बताया कि मोंटेसोरी जो विधि है उसके अनुसार वह अभी पढ़ाती है, और इससे बच्चे बहुत सहज रूप से, क्योंकि हम व्यक्तिगत उसको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, हर एक बच्चे को हम पूरा ध्यान धर सकते हैं। तो जैसे वो ऐसे पढ़ाते हैं तो एकदम ठीक है। और मैंने भी कहा कि हम हमारे जो वर्ण रोमन लिपि है तो उसमें जो अ, उच्चारण है अलग होता है। तो हम भी बच्चे को दिखाते हैं कि देख, यहाँ पर उच्चारण में तो सही एक जैसा है लेकिन लिखित रूप में अलग है। और फिर हम दिखाते कि ऐसे लिखित रूप में ऐसे लिख सके हैं। तो हम अ, आपने भी कहा, उसने बताया कि हम अ, चरित्र के माध्यम से उसको दिखाते हैं कि कैसे उसको लिखना है। और फिर अ, हो सकता है कि अपनी भाषा में उसको लिखना चाहते हैं तो हम अनुमति देते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको कंठस्थ करने में बहुत मुश्किल होते हैं। तो अपनी भाषा में लिख लेते हैं रोमन लिपि में। अब बाद में जो सीखते हैं और बार बार देखते हैं तो इससे उसको कंठस्थ हो जाता है। दिस मैं सोचती हूँ कि दोनों भाषाओं में हमको सिखाना चाहिए। तो हिंदी तो एक ऐसी भाषा है तो जो बहुत कठिन है उनके लिए। तो जब हम उनकी भाषा से हिंदी सिखाएंगे तो उसको थोड़ा आसानी लगेगी ये हिंदी सीखने में। हम्म। जी, बहुत सही है, आपने स्पष्ट किया। सिखाना तो एक बात है और सीखना दूसरी बात है। शिक्षक सिखाते हैं, लेकिन विद्यार्थी को सीखने के लिए क्या सबसे आसान तरीका होता है उसको ध्यान में रखते हुए ही शिक्षक को सिखाना होता है। और जो सबसे सरल उपाय है उसको अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। परंतु सारिका जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि हम नागरी लिपि को भी बढ़ावा देना चाह रहे हैं। मानने की आप अनुमति देती हैं कि, और आप स्वयं आरंभ में रोमन लिपि में शायद लिख कर बताती होंगी, लेकिन धीरे धीरे आप नागरी लिपि की ओर बढ़ती हैं। कितना समय लगाती हैं नागरी लिपि की ओर बढ़ने में? जी नमस्ते। मैं बताना चाहूंगी, मैंने जो वर्कशीट्स बनाए हैं उनमें पहले देवनागरी लिपि में ही लिखा है, फिर उसके बाद में रोमन में है, ताकि उन्हें पता चले। जैसे बताया अभी सूरी नाम से उन्होंने कि जैसे कोई शब्द है जहाँ क और ख का उन्हें अंतर बताना है, तो मुझे बहुत जरूरी है उन्हें देवनागरी के कि हम देवनागरी में इसको इस तरह से लिखते हैं। तो तीनों भाषाओं में लिखना होता है। जैसे शिवांगी जी ने बोला कि मेहनत मेहनत तो बहुत ज्यादा की है, तो बहुत जरूरी है। मैं उन्हें यही कहती हूँ कि आपको यहाँ पता चलेगा कि मैंने बिंदी कहाँ लगाई है। आपको मैं पढ़ना है या मैं पढ़ना है, माँ पढ़ना है, तो जहाँ एन आते हैं वहां उन्हें मैं बताती हूँ कि चंद्र बिंदु लगा है, ये बिंदी लगी है।
तो बिल्कुल देवनागरी तो पूरा साथ में चलती है। वो थोड़ा सा आलस जो इंडोनेशिया के जो है वो थोड़ा सा कई बार लिखने में वो होते हैं, बट बोलने में उन्हें पता भी चलता है जब मैं लिखती हूँ देवनागरी में कि हाँ ये वाला वर्ड ऐसे है। मैम हम कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ उनसे कि वर्कशीट में उस पर लिखिए करिए, तो कोशिश करते हैं वो। मेरी ओर से मैं पूरा तीनों भाषाओं में लिखती हूँ, क्योंकि जी, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद जी। टैट है ये इनके अंदर जानना बहुत जरूरी हो जाता है। है सारे बहुत सारे मिलते जुलते हमारे वर्ण हैं। जी जी, तो मैं बहुत बहुत बिल्कुल सही है। देवनागरी नागरी लिखती हूँ। जी जी, नागरी लिपि से ही हम आरंभ करते हैं। रोमन लिपि मात्र सहायता के लिए उसकी ओर हम आते हैं, परंतु मुख्य रूप से नागरी लिपि का ही प्रयोग करते हैं। शिवांगी जी, आप कुछ जोड़ना चाहती हैं? बिल्कुल। जैसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो जो भी भारत से बाहर बच्चे पढ़ते हैं, मैंने एक बहुत सामान्य बात उनमें देखी है, चाहे वह मलेशिया के बच्चे हमारे यहाँ हैं, चाहे वह कहीं किसी और देश के बच्चे हैं। उनको जब हम बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में फोनिक्स बोलते हैं, तो उनको वो भारत को भारत, तो वो कहीं एक बहुत सामान्य चीज होती है। तो मैं उनको कोशिश करती हूँ खुद उनके मुंह से कहाँ हवा निकल रही है, कहाँ उनको जीभ को ऊपर तालू पे जोड़ना है, कहाँ दांत पे जीभ निकालनी है। तो कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत ही अजीबो-गरीब चेहरे बना के उनको पढ़ा रही हूँ। पर हाँ, बट वो इस तरीके से बहुत जल्दी सीख रहे हैं, मैंने देखा है। तो जैसे भारत भा भा निकल रहा है, तो वो इन तरीकों को बहुत अपनाते हैं। जब आप ये जिसे कहते हैं कि इंग्लिश में बोले तो फिजिकल जेस्चर से, फोनिक्स से। तो मैंने देखा कि कई बच्चे मेरे माधवी जी इन तरीकों से क्योंकि मुझे ऐसा लगता है देवनागरी में भाषा में, हिंदी में हम जो बोलेंगे वो हम लिखेंगे। अगर वह औरत बोलेंगे तो औरत लिखेंगे, औरत बोलेंगे तो औरत लिखेंगे। तो वो तरीका मुझे औ करके सब सिखाना होता है और बच्चे बहुत सीखते हैं ऐसे। तो जी सही यह है। मैं एक जोड़ना चाह रही थी बस। जी जी, आपने यह उल्लेख किया, रेखांकित किया कि भाषा की कक्षा एक प्रयोगशाला होती है, और जिस ढंग से आप मुंह के सामने हाथ रखकर भ और ह और हवा के निकलने की चर्चा आप कर रही हैं, तो यह सब प्रयोग हैं। प्रयोग करवाते हुए ही हम भाषा सिखाते हैं, सीखते हैं। तो कक्षा आवश्यक नहीं कि पूर्ण रूप से एक प्रयोगशाला, जहाँ पर प्रयोगशाला के सभी टूल्स होते हैं, वे भी न हो, फिर भी शिक्षक अपना काम चला ही लेता है, अगर उन्हें भाषा विज्ञान का सही ज्ञान होता है। और भाषा विज्ञान को ध्यान में रखते हुए ही भाषा अगर शिक्षक सिखाता है, तो प्रयोग वह भी करता है और विद्यार्थियों से भी कराता है, और उच्चारण को का शिक्षण सही रूप से करता है। बहुत धन्यवाद शिवांगी जी। हमारे साथ श्री संजय भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं, हिंदी आंदोलन परिवार के हैं, उन्हें हम सुनना चाहेंगे। श्री संजय भारद्वाज जी। सभी मित्रों को नमस्कार। आदरणीय माधुरी जी, रितु जी, मेरे मित्र श्री रामित यादव जी जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, और तीनों देशों से जुड़ी 3 अध्यापिकाएं, शिवांगी जी, आदरणीय कमला जी, सारिका जी, और अन्य सभी मित्र जो इस आभासी कार्यक्रम से जुड़े हैं। मित्रों, बहुत संक्षेप में अपनी बात कहकर फिर हम आदरणीय यादव जी को सुनेंगे। मैं आज थोड़ी देरी से जुड़ पाया, और जब मैं आया उस समय कमला जी अपनी बात कह रही थी। मुझे बहुत आनंद आया। अभी आदरणीय माधुरी जी ने कहा कि भाषा की कक्षा एक प्रयोगशाला होती है। मैं पूरी तौर से सहमत हूँ, और मैं इस प्रयोगशाला को
जो एक पारंपरिक रूप से हम जब प्रयोगशाला कहने के बाद हमारी आंखों के सामने जो चित्र आता है, उससे परे ले जाकर कहूंगा कि जितनी अधिक प्रयोग होगी उतनी भाषा ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी सीख सकेगा। यानी भाषा का निरंतर प्रयोग होते रहना चाहिए। मैंने पहले भी कभी कहा है कि इस मामले में तुलनात्मक रूप से आप देखिए कि महिलाओं में वो लचक अधिक आपको देखने के लिए मिलेगी। किसी भी प्रांत की महिला, भारत में तो इतने प्रांत है, इतनी भाषाएं, किसी अन्य प्रांत में यदि उसका ब्याह हो जाता है तब भी वो 2-3-4 साल में वहां की भाषा सीख जाती है। तो जितना अधिक भाषा का प्रयोग होगा। जब मैं आदरणीय कमला जी को सुन रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा कि मंत्रों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से सिखाना, और उस मंत्र का, श्लोक का सही उच्चारण करने के लिए निश्चित तौर पर जिसको रुचि है वो भाषा की ओर आएगा, अर्थात पहले वो लिपि की ओर आएगा, देवनागरी की ओर आएगा। विसर्ग बहुत सामान्य रूप से, जैसे अभी मुझे तुरंत यहाँ बैठे बैठे निर्वाण षटकम याद आ रहा है। तीसरे छंद में आदि शंकराचार्य कहते हैं न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कहाँ विसर्ग का प्रयोग हो रहा है, कहाँ आप हलंत का प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ हल आ रहा है, जो जहां जो भी आ रहा है। तो जब वो उसको सीखने का प्रयास करेगा तो स्वाभाविक तौर पर वो देवनागरी की ओर आएगा। और हम सभी सहमत हैं कि देवनागरी सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि निश्चित तौर पर हम स्वीकार कर सकते हैं। कोई भी जो है 100% नहीं होता, लेकिन तुलनात्मक रूप से एक बेहतर लिपि। मैं आप तीनों शिक्षकों से और जो साथी जुड़े हैं उनको मैं सच कहूं तो साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप केवल भाषा नहीं पढ़ा रहे हैं, आप सांस्कृतिक दूत का भी काम कर रहे हैं। भाषा संस्कृति की संवाहक है। तो जब आप आध्यात्मिक प्रतीकों की बात करते हैं या आप उनकी बात ना करें तब भी, शिवांगी जी को जब मैं सुन रहा था, उन्होंने जब कहा नमस्कार तो स्वाभाविक रूप से उनके हाथ जुड़ गए। यानी एक तो शब्द की अपनी सत्ता है और नमस्कार कहने के साथ ही जो एक स्फुरण है वो आपके हाथ जुड़वा देता है। प्रणाम, जब आप प्रणाम कहते हैं, जब आपका विद्यार्थी प्रणाम सुनेगा तो ये प्रणाम सामान्य तौर पर मिलने पर जो हाय कहा जाता है या हाथ मिलाया जाता है उससे परे है, इसकी अनुभूति उसको होती है। जब वो चरण स्पर्श शब्द कहीं पढ़ेगा या सुनेगा तो वो क्या होता है, उसकी एक जिज्ञासा, उसके साथ में पूरी की पूरी एक संस्कृति जुड़ जाती है। मैं ये भी कहना चाहूंगा आप सभी से बहुत विनम्रता से कि भाषा जब पढ़ाई जाती, जो भाषा पढ़ा रहे हैं, भाषा का शिक्षक केवल विषय नहीं पढ़ाता, केवल भाषा नहीं पढ़ाता, वो जीवन मूल्य भी पढ़ाता है। कोई तुलना नहीं, पर अन्य किसी भी विषय में अगर मैं गणित की बात करूं तो 2+2=4, दिस इज यूनिवर्सल। ये हर जगह एक ही होगा, सार्वभौमिक है, वो 2 और 2 4 ही होंगे। गणित आपको मूल्य नहीं सिखा सकेगा, जीवन मूल्य नहीं सिखाएगा। जीवन मूल्य भाषा के माध्यम से ही सिखाए जाते हैं। और इसलिए आप विद्यार्थी को न केवल पढ़ा रहे हैं बल्कि आप विद्यार्थी को गढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि विदेशों में रहने वाले अभिभावक निश्चित तौर पर यह चाहते हैं, सदैव चाहते हैं कि बच्चा अपनी भाषा से जुड़े, अपनी मातृभाषा से जुड़े, ताकि भाषा तो जाने, भाषा के साथ साथ वहां की संस्कृति को समझ सके, अपनी मूल संस्कृति को समझ सके, अपनी मूल सभ्यता को समझ सके। इसके लिए आप सब बहुत परिश्रम कर रहे हैं और आप सबको मैं हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूं। आज जैसा मैंने कहा कि कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय श्री रामहित यादव जी कर रहे हैं। यादव जी यहाँ महाराष्ट्र राज्य निर्मिति पुस्तक निर्मिति मंडल में लंबे समय से काम कर रहे हैं, वर्तमान में एक समिति के अध्यक्ष भी हैं। मैंने और उन्होंने बहुत लंबे समय साथ भी काम किया है और बाकी तो उनका परिचय दिया जाएगा। मैं केवल ये बताना चाहूंगा कि 1ली से 12वीं तक की जो पुस्तकें बनती हैं उनमें निरंतर वे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और महाराष्ट्र में विशेषता यह है, पहले 8 माध्यम की पुस्तकें बनती थी, अब यादव सर बेहतर बताएंगे, संभवतः 10 माध्यम की बनने लगी हैं, जिसमें हिंदी प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, तो तीनों स्तर पर पाठों का चयन करते समय, सामग्री का चयन करते समय किन मानदंडों पर विचार करना होता है, बच्चे की पृष्ठभूमि किस तरह की है। क्योंकि मराठी भाषी बच्चा, जैसे अभी किसी ने उल्लेख किया था कि री और रू, ऋषि और ऋषि दोनों प्रयोग, तो मराठी भाषी उस तरह से उपयोग करेगा। लेकिन अगर वही माध्यम कन्नड़ हो गया या वही माध्यम कन्नड़ में संभवतः ऐसे होगा, लेकिन गुजराती वाला किस तरह से कर रहा होगा मुझे पता नहीं है, या इंग्लिश वाला किस तरह से कर रहा होगा, या उर्दू वाला किस तरह से कर रहा होगा। तो इन सब का चयन जो किया जाता है, किस तरह से विचार किया जाता है, इस पर अधिक प्रकाश यादव जी डालेंगे। और इसका लाभ
चूंकि आप सब जो विदेशों में पढ़ा रहे हैं वहाँ हिंदी भाषी बच्चे भी, अहिंदी भाषी बच्चे भी हैं, अपनी जड़ों से कटे हुए, जिनके 3 या 4 पीढ़ियां पहले आए थे या जो अभी अभी आए होंगे, सब तरह के बच्चे हैं। तो किस तरह से चयन किया जाए, बच्चों को किस तरह की सामग्री उपलब्ध कराई जाए, और अध्यापन का जो अध्यापन कौशल है, वो तो अभी मैंने आप तीनों को सुना, तो मैं नतमस्तक हूँ। अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देते हुए चाहूंगा कि हम अधिकाधिक समय आदरणीय यादव जी को दें और उनका अनुभव और उनके ज्ञान से आज के सत्र को हम समृद्ध कर सकें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय भारद्वाज जी। आपने हमारे अध्यक्ष महोदय जी का एक संक्षिप्त परिचय दिया है, और मैं चाहती हूँ कि बहन रितु ननन पांडे जी विस्तार पूर्वक श्री रामहित यादव जी के बारे में हमें बताएं और उन्हें सादर आमंत्रित करें। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय। हमारे परिचर्चा सत्र का जो अर्थ है वो इसीलिए रखा गया है कि हम एक दूसरे से कुछ सीखें, और मुझे लगता है कि आज का हमारा सत्र बहुत सार्थक रहा। तो चलिए अब हम कार्यक्रम के लगभग अंत में हैं, और अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आज के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री रामहित यादव जी, जो भारत से हमारे साथ जुड़े हैं। आप शिक्षा विभाग महानगर पालिका मुंबई भारत के पूर्व प्रशासकीय अधिकारी हैं। आप हिंदी सलाहकार समिति कार्मिक शिक्षा एवं पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य तथा हिंदी भाषा समिति माध्यमिक विभाग महाराष्ट्र पाठ्य पुस्तक निर्मित व संशोधन मंडल पुणे के अध्यक्ष भी हैं। आपने विभिन्न भाषाओं से कई पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया है। आपके कई शोध लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। तो आइए अब हम देर नहीं करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर हमारे आज के अध्यक्ष महोदय जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय मंच आपका है। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर माधुरी जी, डॉक्टर शुभंकर जी, डॉक्टर रामशंकर जी, श्री संजय भारद्वाज जी, मंच पर अपने ज्ञान का ज्ञान से हम सबको उद्बोधित करने वाली शिवांगी जी, कमला जी, सारिका जी, और 3 छात्राएं सरा जी, किलस्कर जी, सस जी, सनिधि जी, और इस कार्यक्रम में उत्तम संचालन करने वाली रितु शर्मा जी, और इसके साथ ही आभासी पटल पर जुड़े हुए तमाम श्रोताओं को मैं सबको नमन करता हूं। सर्वप्रथम आप सबको धन्यवाद देता हूं ऐसे उत्तम कार्यक्रम के आयोजन और नियोजन के लिए। सबने बड़े अच्छे ढंग से अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। बच्चों ने इतना सुंदर हिंदी में प्रस्तुत की कि आश्चर्य हुआ। मुझे ये अपेक्षा नहीं थी कि वहाँ के बच्चे इतनी सुंदर हिंदी बोलते हैं। और शिक्षिकाएं निश्चित ही शिवांगी जी ने अपनी कविता पाठ से शुरुआत की, भाषा के महत्व को समझाया। कमला जी ने पूरी अध्यापन पद्धति, उच्चारण वगैरह और गीतों को लेकर किस तरह से पढ़ाती हैं उस पर चर्चा की। सारिका जी ने सीधे कहा कि हिंदी से हमारा संस्कार झलकता है, वर्णों के स्थान भी बात की। निश्चित ही सारी ये प्रस्तुतियां बहुत ही स्तुत्य रही हैं। मैं सबू के साथ बात देता हूं। साथियों, विषय पर आने के पहले एक प्रश्न उठता है कि हम मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषा कब सीखें। वैसे तो हम सब जानते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कभी भी कोई भी भाषा या ज्ञान सीख सकता है। लेकिन वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है, अगर 4 वर्ष से लेकर के 10-12 वर्ष के बच्चे दूसरी भाषा सीखने शुरू करते हैं तो उनके मस्तिष्क में भाषाओं का केवल एक केंद्र बनता है। हर भाषा का सुनने, समझने, बोलने का एक केंद्र होता है। लेकिन हम बड़ी उम्र के साथ अगर दूसरी भाषा सीखना शुरू करते हैं तो मस्तिष्क में 2 केंद्र बन जाते हैं।
एक तो अपनी भाषा पहले सीखी हुई भाषा का, दूसरी अन्य भाषा के लिए किसी भाषा को जब सुनते हैं तो पहले उसको अनुवादित करते हैं अपनी भाषा में, फिर समझते हैं, फिर उत्तर देते हैं। तो ये स्थितियां होती हैं, लेकिन चूंकि आप लोग विदेशों में हैं, आपको बड़ी उम्र के मिलते हैं, लोग मिलते हैं, आप उनके साथ बहुत परिश्रम कर रहे हैं, तो अगर वे भी अधिक से अधिक अभ्यास करें तो जो मस्तिष्क में दो केंद्र बने रहते हैं, विभिन्न केंद्र बने रहते हैं, दोनों सिमट कर एक हो जाते हैं और कोई भाषा हम सीधे सीधे समझना, सुनना और बोलना शुरू करते हैं। और एक कमाल की बात है कि ये भी सिद्ध हो गया है कि जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा भाषा जानता है उसकी उम्र, जीने की उम्र बढ़ जाती है कम भाषा जानने की व्यक्ति की तुलना में। तो ये बड़ी मजेदार बातें हैं। इससे भाषा सीखने के लिए निश्चित ही अगर अधिक भाषाओं का प्रयास किया जाए तो उसका हमारे स्वास्थ्य, हमारे उम्र से भी संबंध जुड़ता है। जहां तक भाषिक कौशलों की बात होती है, निश्चित आप सब जानते हैं कि भाषा सीखने के 4 कौशल होते हैं: श्रवण, संभाषण, वाचन और लेखन। पहला आधार श्रवण है। कोई भी व्यक्ति जितनी अधिक भाषा सीखे, सुनेगा, उतना ज्यादा सीखेगा, उतनी जल्दी सीखेगा। आपने ध्यान दिया होगा कि एक छोटा बच्चा, भले उसकी मातृभाषा कुछ और हो, लेकिन वो पास पड़ोस के दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, पीयर ग्रुप के साथ खेलता है, तो उनकी भाषा अपने आप सीख जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि लैंग्वेज इज नॉट टॉट, इट इज कॉट। तो जितने हम हिंदी भाषा सुनेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे, उतना ही अधिक से अधिक सीखेंगे। अभिव्यक्ति के कई माध्यम होते हैं। आप जानते हैं अभिव्यक्ति जो है विचार, भावना, अनुभव, सूचनाओं को प्रकट करने के का नाम है। और अभिव्यक्ति का उद्देश्य है व्यक्तित्व का समायोजन, दूसरे से जुड़ना और अपने मनोभावों का प्रकट करना। तो दूसरों के साथ जुड़ने के लिए, उनके साथ, समाज के साथ या व्यक्ति के साथ सामाजिक होने के लिए और अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए भाषा सीखना बहुत जरूरी होता है। भाषा मौखिक रूप से सीखी जा सकती है, लिखित रूप से सीखी जाती है, सांकेतिक भाग के रूप में भी भाषा सीखी जाती है। वस्तुतः सांकेतिक भाषा ही सभी भाषाओं की माँ है। आप सोचिए, धरती पर जब कोई भाषा नहीं रही होगी तो जब दो व्यक्ति जब मिले होंगे तो आपस में कैसे बात किए होंगे? निश्चित संकेतों के माध्यम से। तो भाषा सीखते और पढ़ाते समय संकेत की भाषा, आंगिक अभिनय, इन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और जो दूसरी कलाएं हैं जैसे चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, ये भी भाषा के एक रूप हैं। आज भाषा प्रकट करने के बहुत सारे माध्यम आ गए हैं। मैं उतने विशेष ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ व्यवहारिक बातें करें। जैसे भाषा कैसे सीखें? सबसे पहली बात यही होती है कि अधिक से अधिक सुने, बोलें, लिखें। शुरुआत में बुनियादी शब्द जानें, जैसे नमस्ते, कैसे हो, ठीक है, मैं, तुम। यहाँ से शुरुआत करने से बच्चों में थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ता है या सीखने वालों में आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके साथ ही साथ सिखाने वालों की भूमिका में भी बदलाव जरूरी है। गुरु शिष्य की परंपरा एक समय के लिए अच्छी थी, लेकिन गुरु शिष्य की परंपरा में बच्चे उतना गुरु से नहीं जुड़ पाते। इसलिए सिखाने की प्रक्रिया में हमारी प्रक्रिया बाल स्नेही होनी चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक की होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर उसे समुपदेशक या काउंसलर की भूमिका भी निभानी पड़ती है। वह एक सलाहकार के रूप में भी काम करता है। वह सुविधा दाता भी है, फैसिलिटेटर भी है, फैसिलिटी उनको उपलब्ध कराने वाला है। इसलिए कहा जाता है आज भाषा चाक से हटकर टाक पे आ गई है। चाक और बोर्ड से हट करके जितना उनके साथ हम सीखेंगे, बात करेंगे, उतनी भाषा सीखने में उतनी आसानी होगी। टीचिंग मटेरियल्स
की जगह जो टीचर मटेरियल शिक्षक केंद्रित होता है, उसकी जगह हम लर्निंग मटेरियल का उपयोग करें। सिखाने के पहले प्रॉपर प्लानिंग होनी जरूरी है। पाठ्यक्रम का साप्ताहिक नियोजन करें और जो आप सिखा रहे हैं बच्चों को, उसका सतत मूल्यांकन भी करते रहें कि सीखने वाले कितना सीख पा रहे हैं, कितना नहीं। सिखाने के अनेक तरीके हो सकते हैं। कोई बात आप कहानी के माध्यम से कह सकते हैं। सीखने वाला या बच्चा कहानी में ज्यादा रुचि लेता है। नाट्यकरण भी कर सकते हैं आप। किसी भी कथानक का, किसी भी बात का आप नाटक के रूप में सिखा सकते हैं, अभिनय के रूप में सिखा सकते हैं। लेकिन सिखाते समय एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम शुरुआत में वर्ण से शुरुआत ना करें, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वर्ण अक्षर अमूर्त होता है। इसलिए अगर मूर्त से अमूर्त की तरफ चलें तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे चित्र कार्ड आप दिखा सकते हैं, चित्र कार्ड और शब्द कार्ड। प्राणी आपके पास चित्र का प्राणी का हो सकता है, फल का हो सकता है, फूल का हो सकता है, शरीर का अंग का भी हो सकता है। तो उस तरह का चित्र और उससे जुड़ा शब्द, दोनों को तुलना करते हुए अगर सीखने वालों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उनको सीखने में आसानी होगी। निश्चित ही दूसरी, अगर उनकी मातृभाषा दूसरी है तो उसका सहारा लिया जा सकता है। और शुरुआत हम विद्यार्थी के अनुभव जगत से करें, ज्ञात से अज्ञात की ओर। विद्यार्थी का जो पूर्वानुभव है उसी को लेकर के हम शुरुआत करें, उनके घर से, उनके बारे में। आज आपने क्या खाया, घर में कौन कौन रहता है, आपने क्या क्या घर में देखा है, कौन से पक्षी देखे हैं, कौन से प्राणी, उनके जो ज्ञात है वहां से अगर सिखाने का प्रारंभ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और खेल तो सर्वोत्तम होता है, जैसा शिक्षा ने इशारा भी किया था। खेल के माध्यम सिखाएंगे तो सीखने में बहुत आसानी होती है। तो खेल खेल में तो शब्द आसानी सीखा जा सकता है। जैसे आप क ल माँ के 3 कटआउट ले, 3 ठोके ले, लकड़ी का भी हो सकता है। और सीखे बच्चों से बोले या जो सीख रहे हैं उनसे बोले कि इनसे क ल म 3 से शब्द बनाओ। तो कलम से कल बन सकता है, कम बन सकता है, मल बन सकता है, कमल बन सकता है, कलम बन सकता है। तो मतलब 3 वर्णों से इस तरह शब्द करेंगे तो बच्चे उसमें खेलने में इंटरेस्ट लगते हैं। मान लीजिए लकड़ी को ठोके हैं तो एक दूसरे के आगे पीछे लगा करके वो बनाएंगे, निश्चित ही शिक्षक वहां सहयोगी भूमिका में रहेगा ही, तो उनको आसानी होगी। जैसे एक शब्द लीजिए, एक शब्द से अनेक शब्द भी आप सिखाए जा सकते हैं। शब्द संपत्ति के विकास में एक खेल बहुत ज्यादा मददगार होते हैं। जैसे एक शब्द है संदेश वाहक। अब आप उनसे बोलिए कि इससे अलग अलग शब्द बनाओ। संदेश वाहक शब्द से देश बन सकता है, वाहक बन सकता है, कहवा बन सकता है, संदेश बन सकता है, कह बन सकता है, वाह बन सकता है, हक बन सकता है, देह बन सकता है, हवा शब्द बन सकता है, शक, कस, संवाहक, इस तरह के अनेक शब्द बन सकते हैं। तो इसमें ऐसे खेल खेलने से निश्चित ही उनको ज्यादा रुचि जागृत होती है और खेलने में आसानी होती है। अंताक्षरी तो आप सब जानते हैं। अंताक्षरी एक शब्द का अंतिम अक्षर को उससे दूसरा, इसका प्रयोग कर सकते हैं। चित्र पहचानो और उसका हिंदी बताओ, शब्द बताओ। उसमें भी आप फल, जानवर, पक्षी, वस्तु आदि का ले सकते हैं। अभिनय का माध्यम सर्वश्रेष्ठ माध्यम होता है पढ़ाने का। जैसे एक चित्र लीजिए जिसमें कोई व्यक्ति सो रहा है, बच्चों से उन पर शब्द भी पूछ सकते हैं, वाक्य भी बोल सकते हैं। ये कौन सा क्रिया कर सकता है, कर रहा है, तो सो रहा है, खा रहा है, जाग रहा है, पानी पी रहा है, स्नान कर रहा है। इस तरह से आप अभिनय, मतलब आप या पढ़ाने वाला जो सोने का अभिनय करे, पानी पीने का अभिनय करे, इस तरह के जो भी आप करके तमाम शब्द भी बता सकते हैं, वाक्य भी बता सकते हैं। और जो ना मान लीजिए कोई बच्चा नहीं बता पाता तो उसको आप मजेदार पनिशमेंट भी दे सकते हैं। जैसे जो बच्चा मान लीजिए 2 मिनट 3 मिनट नहीं बता पाया तो उसको बोलिए हिंदी का कोई गाना गाओ, क्योंकि बॉलीवुड का प्रभाव
हिंदुस्तान के साथ साथ सारी दुनिया पे है, उनको गाने में बहुत रुचि होती है, तो कोई गाना सुनाओ, तो बच्चा या जो सुनने वाला पढ़ने वाला है वो गाना गाकर सुनाएगा, उसको मजा आएगा और कम से कम वो गाने के माध्यम से हिंदी सीखेगा, बोलेगा। या उनसे जो नहीं बोलता उसे बोलिए कवर के वर्ण बोलो, क ख ग घ ङ। इस तरह से आप उनसे पनिशमेंट भी दे सकते हैं। पनिशमेंट क्या, मजे मजे वाला खेल है। शब्द और चित्रों का मिलान करने के लिए आप दे सकते हैं, जैसे कृति और वाक्य का मिलान कर सकते हैं। जैसे एक शेर का सोते हुए शेर का चित्र है, तो बच्चा शेर शब्द भी सीखेगा, शेर सो रहा है इतना भी बोल सकता है। तो कृति स्वयं भी कृत करके बता सकते हैं, चित्र के माध्यम से कृतियां रख सकते हैं। तो कृति से कृत का और शब्द का वाक्य का मिलान करके भी सीखने में आसानी होती है। रिक्त स्थान भरने का उपयोग कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा हुआ है जा रहा है, और उसके लिए दो शब्द दें, खेलने, पढ़ने। बच्चे से या सीखने वाले से बोलिए वाक्य पूरा करो, तो वह खेलने जा रहा है, वह पढ़ने जा रहा है। तो इस तरह से शब्द भी सीख सकता है, वाक्य भी सीख सकता है। एक हनुमान की पूछ बना सकते हैं, जैसे हनुमान की पूछ लंका में गए संदर्भ आप सब जानते हैं। तो उसके हनुमान की पूछ बढ़ती जा रही है, तो उनसे बोलिए कि एक बच्चा बोलेगा, एक शब्द बोलेगा। उसने कहा, एक बच्चे ने कहा या सीखने वाले ने कहा मैं, दूसरे सीखने वाले या बच्चे से बोलिए इसमें दूसरा शब्द जोड़ो, मैं गया। अब ये सब में आप कौन, कहाँ, कब, क्या किया, इन शब्दों का उपयोग बीच बीच में टीचर या शिक्षक उनका उपयोग कर सकते हैं। तो एक ने कहा मैं, दूसरे ने कहा मैं गया, तीसरे आप जब शिक्षक बोले कहाँ, तो मैं विद्यालय गया, मैं घर गया। इस तरह का एक 3 शब्द का वाक्य बन गया। आप पूछिए कब, तो मैं सुबह विद्यालय गया, मैं शाम को घर आया। और क्या किया वहां जाके, तो उसमें बोलता मैं, जैसे मैं, दूसरा बोला मैं गया, तीसरा बोला मैं विद्यालय गया, चौथा बोला मैं सुबह विद्यालय गया, पांचवा बोला मैं सुबह विद्यालय गया और किताबें पढ़ी, मित्रों से मिला। इस तरह से आप वाक्य रचना कराते जाते हैं, और इस खेल में बच्चों को या सीखने वालों को बहुत रुचि भी आती है। इसी तरह जैसे आप बड़ी कक्षाओं में निबंध लिखाते हैं, मान लो दिवाली पे निबंध लिखना हुआ, तो प्रत्येक बच्चे से एक एक वाक्य बोलने के लिए एक बच्चा या एक सीखने वाला एक वाक्य बोलेगा, दूसरा दूसरा वाक्य बोलेगा। एक ने एक वाक्य बोला तो दूसरे को बोल सकते हैं चलिए बोर्ड पे लिखिए। तीसरा एक अलग वाक्य बोलेगा, किसी एक को बोलिए कि वाक्य वहां लिखिए। इस तरह से पूरा निबंध बन जाता है, और बच्चों को उस रचना से अपनापन महसूस होता है, क्योंकि उन्होंने खुद वाक्य की रचना की है, खुद निबंध लिखा है। तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट इससे बढ़ता है। तुकांत दे करके आप तुकबंदी सिखा सकते हैं, कविता रचना, क्योंकि अभिव्यक्ति के वो भी एक माध्यम है। विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, कविताएं लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो उसके तमाम रूप आप सब जानते हैं। तो तुकांत देकर तुकबंदी, जैसे वाला, या आया, गया, खाया, पिया, इस तरह तुकांत सब दे करके, पाया, गाया दे करके उनको तुकबंदी बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जैसे उच्चारण स्थान की बात हो रही थी, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, लेकिन जब आप जैसे बच्चे कंठस्थ की बात किसी शिक्षिका ने बात कही थी, जैसे कंठ से उच्चारित होने वाले, तो आप जब बोलते हैं तो अपना हाथ कंठ पे रखिए और यहाँ से बोलिए। बच्चे देखेंगे ये क ख ग घ ङ, यहाँ से उच्चारण करेंगे, तो उनको संदर्भ आएगा कि ये शब्द कंठ से यहाँ आकर के बोलने पड़ते हैं। पवर्ग बोल रहे हैं, ओष्ठ से प फ ब, तो ओठ की इशारा कर सकते हैं। तो इस तरह जिस अंग से आप मतलब जो उच्चारण कर रहे हैं, उसका उच्चारण स्थान जहाँ होता वहाँ हाथ रख करके इशारे से करेंगे तो समझने में थोड़ा आसानी होती है। बहुत परेशानी होती है श और श को लेकर के, सड़क, शशि, षड्यंत्र, इस तरह के। तो इसका एक आसान तरीका कि जब अपनी जीभ को दांत के पास ले जाएंगे,
सा का उच्चारण करें तो सा सड़क बनेगा। और जीव को मोड़िए तो श बनता है। और जीव को मोड़िए और तालु से जुड़ तक पहुंचाइए तो श बनता है। तो इस तरह से श बहुत सारे वर्णों का उच्चारण सिखाया जा सकता है। भारद्वाज जी ने बताया कि पुस्तक बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। तो एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन चूंकि भारद्वाज जी का आदेश है तो मैंने सिर्फ 2 मिनट चर्चा करूंगा। मित्रों, पुस्तक बनाने के पहले सर्वप्रथम तो मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ या पूरे हिंदुस्तान में होता है, एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें पूरे प्रांत की बात है तो प्रांतों से तमाम लोगों से एप्लीकेशन मंगाए जाते हैं, उनका इंटरव्यू लिया जाता है। जो काबिल होते हैं जिस कक्षा से अलग अलग कमेटियां बनती है, प्राथमिक के लिए अलग, उच्च प्राथमिक के लिए अलग, माध्यमिक के लिए अलग, उच्च माध्यमिक और जूनियर कॉलेज वगैरह के लिए अलग अलग कमेटियां होती हैं। और इंटरव्यू के माध्यम से सदस्यों का चुनाव होता है। उनमें एक अध्यक्ष होता है, उनके साथ 15 से 20 लोग होते हैं। पाठों का चयन करते समय बच्चों की उम्र और रुचि का विशेष ध्यान दिया जाता है। किस उम्र के बच्चे हैं, उनकी रुचि किस चीज में होगी, इस तरह का उसमें उनकी कविताएं, गद्य, निबंध, पत्र, तमाम विधाओं का इसमें समावेश होता है। और ये रचनाएं तमाम जो सदस्य होते हैं लाते हैं चुन करके। पूरी कमेटी बैठती है, उस पर वाचन किया जाता है। वाचन करने के बाद बहुमत से जिस रचना को सब लोग पसंद या बहुमत पसंद करता है, उस पाठ को लिया जाता है। और इस तरह से कविताएं ली जाती हैं, कक्षा के हिसाब से 4-6। इस तरह से गद्य की सभी विधाएं ली जाती हैं, कविता की भी सभी विधाएं ली जाती हैं। कविता हो सकता है, गीत हो सकता है, हाइकू हो सकता है, तमाम विधाएं, में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो उस पर रचना चुनाव के बाद फिर उसके स्वाध्याय बनाए जाते हैं। और ये सब करते समय जो सरकार देश का एनसीएफ होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो होता है, उसको उस पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उसी के आधार पर पाठ्यक्रम बनता है। और पाठ्यक्रम को के आधार पर फिर पाठ्य पुस्तक बनती है। तो पहले एनसीएफ मतलब नेशनल करिकुलम, फिर स्टेट का करिकुलम, फिर स्टेट के करिकुलम के आधार पर पाठ्य पुस्तकों के पाठों का चयन, उस पर चर्चा, स्वाध्याय लेखन, और इस तरह एक पुस्तक का एक कच्चा प्रारूप दिया जाता है। इसके बाद पूरे प्रदेश से, प्रांत से शिक्षकों को, पत्रकारों को, विद्वानों को बुलाया जाता है। और जो पाठ पुस्तक का एक कच्चा प्रारूप बना होता है उस पर डिस्कशन होता है, चर्चा होती है। उसमें जो स्वीकृत होते हैं बहुत सारे, अगर बहुत सारे अस्वीकृत भी होते हैं, बहुत सारे सुझाव भी होते हैं, तो उनको सुझावों को लेकर के फिर से कमेटी बैठती है। और जो सुझाव मान्य होते हैं उनको फिर से स्वीकृत करके पुस्तक को फिर से फाइनल किया जाता है। फिर इसके बाद सरकारी मान्यता, प्रिंटिंग, ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। तो उस पर मुझे लगता है कि मैं स्टार्ट में बताया हूँ, उस पर चर्चा कर चुका हूँ। हिंदी के बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगा। हिंदी निश्चित ही संस्कृत से बहुत कुछ ली है, ये बात बिल्कुल सच है। संस्कृत को बेटी भी कहा जाता है हिंदी को, ये भी सच है। लेकिन हिंदी केवल संस्कृत का आधार लेकर नहीं चली। हिंदी में बहुत सारी भाषाएं, आपको पुर्तगाली शब्द मिलेंगे, डच भी मिलेंगे, अरबी फारसी के मिलेंगे, तुर्की के मिलेंगे, पूरे विश्व का। क्योंकि हिंदी की संस्कृत भारतीय संस्कृत से मिलती जुलती है। जिस तरह तमाम संस्कृतियां भारत में आई, तमाम आक्रमणकारी आए, भारत की संस्कृत गणपति के पेट के समान है, सबको अपने में समाहित की और एक अलग रूप के लेके चल रही है। वही प्रकृति हिंदी की भी है। संस्कृत इस माने में थोड़ा अपने में तो बांधन में बांध के रखता, तो इसी कारण है। और सबसे बड़ी बात है कि भाषा उपयोग की भाषा होती है, जो उपयोग में रहेगा उसका विकास होगा। एक बात और कहूंगा कि वास्तव में देखा जाए, मैं फिर से कहता हूं कि हिंदी ने संस्कृत से बहुत कुछ लिया है,
लेकिन संस्कृत और अंग्रेजी लगभग नजदीक हैं। बहुत सारे संस्कृत शब्द अंग्रेजी में मिलेंगे, अंग्रेजी के शब्द शब्द संस्कृत में मिलेंगे, दोनों भाषाओं के। उनकी प्रकृति भी एक है। जैसे संस्कृत का एक वाक्य है सह गच्छति, पुल्लिंग, उसका स्त्रीलिंग सा गच्छति। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ कर्ता में परिवर्तन हो रहा है, क्रिया एक ही है। इंग्लिश में यही स्थिति आती है, ही गोस सी गोस, कर्ता में परिवर्तन हो रहा है, क्रिया में नहीं। लेकिन हिंदी की एक अपनी प्रकृति है, वह कहती है वह जाता है, वह जाती है। क्रिया में परिवर्तन होता है, कर्ता में नहीं। तो हर भाषा का अपना स्वभाव होता है, अपनी प्रकृति होती है, और समय के साथ, देश काल के साथ, स्थितियों परिस्थितियों के साथ भाषा आगे बढ़ती जाती है। और खुशी की बात है कि हिंदी ही आगे बढ़ती जा रही है। और अगर बोलने वालों की संख्या को लेकर के लें तो बोलने वालों की संख्या के आधार पर लोग बोलते हैं मंडारिन ज्यादा है, लेकिन अगर आप मान लें हिंदी उर्दू एक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को बोलने वाले पकड़ लिए, हिंदी आज बोलने वालों की संख्या के आधार पर विश्व में प्रथम स्थान पा चुकी है। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि आप सब विदेश में रहते हुए हिंदी की भाषा की और भारतीयता की, यहाँ की संस्कृति का परचम फहरा रहे हैं। निश्चित ही मैं आप सबके श्रम बिंदुओं को नमन करता हूँ। यहाँ आकर के कुछ शब्दों में अपनी बात को रखने का मौका आपने दिया, इसके लिए निश्चित ही आयोजनकर्ता, संचालन और सभी, विशेषकर अपने मित्र भरद्वाज जी के प्रति मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने यहाँ बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय महोदय, आपने इतने सुंदर शब्दों में हिंदी की वैज्ञानिकता बताई, हिंदी के पाठ्यक्रम की विधि हमारे श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत की, साथ ही हिंदी को पढ़ाने की तकनीकी और महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया। इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम में विश्व हिंदी सचिवालय के उप महानिदेशक डॉक्टर शुभांकर मिश्र जी किन्हीं कारणों से आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं। उनके आधार पर मैं डॉक्टर रितु शर्मा इस मंच की ओर से आज हिंदी भाषा के इस सफल कार्यक्रम में आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं हमारे आज के अध्यक्ष महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके कारण आज हमें इतनी ज्ञानवर्धक बातें पता लगी। उन्होंने अपने उद्बोधन में हिंदी की समृद्ध परंपरा और उसके वैश्विक महत्व पर इतनी प्रेरणादायक बातें हमारे साथ साझा की। आपके शब्दों ने न केवल हमारे ज्ञान को समृद्ध किया, बल्कि हिंदी भाषा के प्रति हमारे प्रेम और गर्व को भी गहरा किया है। विश्व हिंदी सचिवालय की महानिदेशक आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके भगीरथ प्रयत्न से आज हिंदी भाषा के लोग जहाँ भी कार्य कर रहे हैं, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में लगे हैं, शिक्षा में लगे हैं, वे सभी लोग आज विश्व के समक्ष इस पटल पर प्रस्तुत हो रहे हैं। हमारे छात्राओं का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि विषम परिस्थितियों में रहकर भी वो हिंदी के प्रति इतना लगाव रखते हैं और हिंदी भाषा को सीख रहे हैं। उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए विभिन्न देशों की शिक्षिकाओं के लिए भी मैं नतमस्तक हूँ कि आप सब लोग हिंदी भाषा क्षेत्र में रहकर, जहाँ पर इतनी सुविधाएं नहीं है हिंदी भाषा पढ़ाने की, फिर भी आप भरस प्रयत्न कर रही हैं कि वहाँ पर हिंदी बनी रहे, हिंदी के साथ साथ हमारी संस्कृति बनी रहे, हमारी धरोहर के रूप में हिंदी भाषा आप अपने साथ ले जाकर, जैसा कि आदरणीय संजय भारद्वाज जी ने भी कहा कि आप केवल शिक्षिका नहीं हैं, केवल भारत की नागरिक वहाँ नहीं है, आप एक शांति दूत हैं, सांस्कृतिक दूत हैं, और मेरी माने तो आप राजदूत हैं। तो आप सभी चीज़ों का वहाँ पे संवाहन कर रही हैं। इसके लिए मैं आपका
हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय संजय भारद्वाज जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे तीनों प्रतिभागियों के प्रति अपने विचार प्रस्तुत किए। बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। और हमारे तकनीकी समूह जो पर्दे के पीछे हैं, आदरणीय प्रकाश वीर जी व अन्य सहयोगियों, तकनीकी सहयोगियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी सहायता के बिना और हमारी सहयोगी संस्थाओं के सहयोग के बिना हमारा आज का कार्यक्रम इतना सफल कार्यक्रम ना बन पाता। इसलिए मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और अंत में हमारे इस आभासी पटल से जुड़े हुए सभी दर्शकों का, श्रोताओं का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आपकी उपस्थिति और सहभागिता ने ही हमारे आज के कार्यक्रम को इतना सफल बनाया है। और अंत में कहना चाहूंगी कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं, ये हमारी पहचान है, भाव और आत्मा की अभिव्यक्ति है। तो आइए इसका गौरव बढ़ाएं और हिंदी में बोलें और हिंदी में बतियाएं। आप सभी का आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हार्दिक आभार। अब हम अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।